आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, आज तक रेडियो है ये, और वो दिन आ गया जब हफ्ते में एक बार हमारी बैठकी लगती है। कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ, पाणिनी आनंद ए बाबा और मैं कुलदीप मिश्र उर्फ सरदार। 23वां एपिसोड है ये 3 ताल का, और कई बातें कई किस्से इसमें होंगी, पर सबसे मज़ेदार जो है जिसको लेकर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है रंग और रस पर बात होगी होली के बहाने। तो शुरू किया जाए आज तक रेडियो पर 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। तो आज अपन बातचीत शुरू करें उसके पहले एक वीडियो का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। वो वीडियो मतलब आप लोग भी खोज के देख सकते हैं, फेसबुक पर मुझे मिला, और एक बच्चा है जो एक मैथिली गीत गा रहा है और उसके बोल हैं, मैना के बच्चा चिलहोरिया रे दुईटा जामुन गिरा। मतलब बच्चा आगे ये कहता है कि लाल गिरैबा तो मरबो रे दुईटा कारी गिरा। और जो भाव है उस बालक के चेहरे पर देखने लायक। मैं 2 लाइन सुनवा देता हूँ यहाँ पे। मैना के बच्चा चिलहोरिया रे दुगो जामुन गिरा, मैना के बच्चा चिलहोरिया रे दुगो जामुन गिरा, लाली गिरे बात मरबो रे दुटा कारी गिरा, लाली गिरे बात मरबो रे दुटा कारी गिरा, मैना के बच्चा चिलहोरिया रे दुटा जामुन गिरा। ऐसे बालक देखकर वैसी खुशी होती है कि या तो वो ये कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, या जैसा एक बार ताऊ ने कहा था कि मुझे एक ऐसा बच्चा देखना है जो कुछ नहीं कर रहा हो। अरसे से मतलब एक ऐसा बच्चा जो देर तक बैठा हो और कुछ नहीं कर रहा हो, वो ये सब दुर्लभ दृश्य हैं और अच्छा लगता है देखकर। बिल्कुल, हालांकि इसमें एक ही चीज़ है कि ये गीत सावन का है और समय फागुन का है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, लाल जामुन जो होती है ना, उससे निरस और बेकार कोई चीज़ नहीं, उसमें कसैलेपन के कुछ नहीं होता है। तो निहायत कसैली चीज़ होती है, इसलिए वो लड़का कह तो सही रहा है, उसकी वो कहीं कंफ्यूज नहीं है। वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज पढ़ करके भारतीय समाजशास्त्र नहीं समझ रहा है, बहुत मुद्दे पे है, प्रैक्टिकल है। तो उसमें मज़ेदार बात यह है कि वो मैना के बच्चे को कह रहा है कि मरबो रे, अगर लाल गिराएगा तो मारूंगा। हाँ यार देखो, ये इसमें एक अनोखी चीज़ ये है कि इस देश में कोई बच्चा भी, बच्चे बड़े सभी पहली बार, मतलब अनोखी चीज़ है, अनोखी तरह से कि वो कारा मांग रहे हैं, कारी मांग रहे हैं। कारी बाकी जिंदगी में कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, जामुन ही है जो। बिल्कुल। तो आप बाबा कैसा रहा, मतलब ये लघु उत्तरीय प्रश्न ये हफ्ता कैसा रहा, क्या पढ़ा क्या देखा? मैं पढ़ता तो रहा कुछ चीज़ें। कल मैंने तरह तरह की कविताएं पढ़ी, कविता दिवस मनाने के चक्कर में लिखने की भी असफल कोशिश की, लेकिन पद्य का सोच के गद्य लिख बैठे। उस पर बात करनी है, उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन मूल रूप से ये है कि एक ताऊ उससे सहमत नहीं होते। ताऊ सीरीज़ के खिलाफ हैं और फिल्म के पक्ष में है। नहीं, हम सीरीज के खिलाफ नहीं है। सीरीज ताऊ जो है वो सीरीज में बहुत इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो 6 एपिसोड 8 एपिसोड वाले सीजन फार्गो का, उस तरह की चीज़ों में करते हैं। अरे फार्गो का ये सीजन बहुत लंबा है, 11 एपिसोड है इसमें। हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा सीरीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहे हैं, और मैं लगभग ख़त्म कर चुका हूँ आउटलैंडर को। एक कमाल की सीरीज़ है जिसको कितने सीज़न है, कितने 5 सीज़न हैं, और मेरे ख्याल से 15-20 एपिसोड हर सीज़न में हैं। मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं सीज़न में एपिसोड नहीं गिनता हूँ कि कितने हैं, निपटाता चला जाता हूँ बस स्किप इंट्रो और नेक्स्ट एपिसोड के बटन दबा करके, बैक टू बैक देख के। लेकिन स्कॉटलैंड की कहानी अब से 200 साल पहले की, जब स्कॉटलैंड बरतानिया से अपनी आज़ादी की लड़ाई भी इंग्लैंड से लड़ रहा है, और उसके साथ साथ वहाँ के जो जैकोबाइट्स हैं उनकी जो पूरी लड़ाई है अपनी स्वायत्तता से लेकर के और अपनी पहचान तक। और उसमें कमाल की एक कहानी ये है कि समय में
1950, 1946, 1940 के दौर की एक सर्जन जो मेडिकल सर्जरी में बहुत एडवांस और 20वीं सदी की महिला है, वो समय में वापस लौटती है 200 साल पहले। एक स्कॉटिश योद्धा से वो शादी करती है, उसके बच्चे होते हैं, बच्चे इस समय में आके हो रहे हैं, वो बच्चा भी चेस करते हुए वो बिटिया भी वापस जा रही है। तो ये एक अनरियलिस्टिक लेकिन बहुत रियल लगने वाली कहानी है। डिटेलिंग कमाल की है, और उस वक्त वो जमैका से लेके अमेरिका तक मतलब उसमें इनका कमाल की वीविंग है कि कैसे उस वक्त यूरोप और अमेरिका में चीज़ें बदल रही हैं। बहुत कमाल की कहानी है। मुझे लगता है कि समय बहुत लगेगा देखना, तो इसलिए भी चाहिए कि ये जो स्कॉटिश लहजा है ना, इतना प्यारा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप वो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार कहते हैं ना, हाँ। इसमें ध्वनि संकोच है। इसमें ध्वनि संकोच है, और ये दिखाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटेन का, इंग्लैंड का जो प्रभाव है उसे आप केवल ऐसे देखें कि अफ्रीका में क्या हो रहा था, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था। आप यूरोप में भी देखें कि फ्रांस के साथ में वर्साइलेस के किले से लेकर के और स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स तक किस तरह से उसका प्रसार है, किस तरह से उनके कंट्रडिक्शंस हैं, कहाँ पे वो कॉन्स्पायर हो रही हैं। बरगद के ठीक नीचे किस तरह की चिपचिपाहट है भरी धूप में भी, इसको समझना अगर है तो उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स से दोस्ती कीजिए, इसलिए नहीं कि आप मनोरंजन करें, मनोरंजन साथ साथ होगा, इसलिए कि अच्छी गुणवत्ता और अच्छे रिसर्च के साथ में जिस तरह की सीरीज बन रही हैं वो इतिहास के पन्नों में जाना है। सारे मतलब नेटफ्लिक्स, प्राइम, सभी काम नेटफ्लिक्स ने पैसा नहीं दिया। मतलब बिल्कुल। हाँ, तो मैं मतलब नेटफ्लिक्स कहने का मतलब यहाँ पे सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म, कोलगेट और डालडा की तरह नेटफ्लिक्स एक शब्द बन चुका है। अर्थ संकोच होगा, अर्थ विस्तार। लोग कहेंगे नेटफ्लिक्स प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए तो अर्थ विस्तार है यहाँ पे। तो आज 3 ताल का जो हाई पॉइंट है बाबा, जो मस्ट नॉट मिस होने वाला है लिसनर्स के लिए, वो है होली पर बात। और जो निबंधात्मक तरीका है त्योहारों पर बात करने का, उससे एकदम अलग बात करेंगे। इस पर्व के, इस रंग के, उसकी तरंग पर और उसके रस पर होली के किस्से होंगे हमारे देखे सुने भोगे। और एक और चीज़ के, आप अपने होली के जश्न में क्या नई चीज़ें, मतलब जो नई नहीं भी हैं पर चूँकि आप नहीं करते हैं तो आपके लिए नहीं है, क्या नई चीज़ें शामिल कर सकते हैं, कौन से नए एलिमेंट्स हैं जो इस बातचीत से लेकर के आप जा सकते हैं, और आपको लगेगा होली मनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है। इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और ये बातचीत होगी, पर इस हफ्ते की जो घटनाएं रहीं, एक परिधान अचानक पूरे भारत में चर्चा में आ गया, जीन्स, फटी हुई जीन्स। ताऊ की एक कहानी है, डेली पे छपी थी बहुत पहले, मुझे वो याद आई। थोड़ी सी जीन्स की बात करेंगे, उसके इतिहास की, उसके समाजशास्त्र की। जीन्स में घुसी हुई नज़र अमेरिका पहुंच गई है। हाँ, अभी तो ये है 200 साल वाला जो आ गया है। वो बोले ना कि दरअसल 200 साल अमेरिका ने भारत पर राज किया, ये तीरथ सिंह रावत ने कहा। यूके वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि यूके के तो स्वयं मुख्यमंत्री वो खुद है ना। हाँ तो यूके को कैसे कहते हैं। हाँ, लेकिन ये वैसा ही मूवमेंट है जिसमें कि तक्षशिला और नालंदा को आरा और छपरा समझ लिया गया था। वही है। एक गोरों के देश में गोरों को देखने में कभी कभी कंफ्यूजन हमें हो जाती है। लेकिन मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखा, एक फेसबुक पोस्ट मैंने देखा, वो बहुत अच्छा है कि अंग्रेजों की इससे ज्यादा बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी कि उनकी सत्ता को खारिज करके कह दिया गया कि अमेरिका ने 200 साल शासन किया। आज किसी ने डाला था कि क्वीन एलिजाबेथ कह रही है कि हाँ ये जो हमने क्राउन है हमारा, उसमें जो कोहिनूर का हीरा है वो तो हम पालिका बाजार से खरीद के लाए। सही, मतलब और क्या, मतलब अगर ये ब्रिटिशर्स सुनेंगे कि उनको अमेरिकियों से कंपेयर किया गया है तो इससे बड़ा अपमान। और ऐसे वक्त में जब उनके परिवार का एक सदस्य अमेरिकी हो गया है, बहू के चलते बहुरिया आई और उसको लेके चली गई, अमेरिकी हो गया है, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। बिल्कुल। तो ये होगा। और वसीम रिजवी की उस पिटीशन पे थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी सी बात उस पर करेंगे कि जिन्होंने इस्लाम के धर्म ग्रंथ कुरान की 26 आयतों को इस बुनियाद पर हटाने की मांग की। उनकी दलील ये है कि ये आयतें बाद में जोड़ी गई और ये वॉयलेंस को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय टीम में बदलाव किए गए हैं, जो इस लेख की आप अभी बात कर रहे थे, आपने उस पर लिखा बाबा।
तो उस पर बात करेंगे कि ये जो नेतृत्व परिवर्तन है उसके हासिल क्या है, क्या टेक अवेज हैं आने वाले 5-10 साल को ध्यान में रखते हुए। और न्योता वाले श्रोता में एक चिट्ठी आई है सीतापुर से एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब की जो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, वो पढ़ेंगे और बिजार स्टोरी तो होंगी ही। पर 3 ताल का ये जब हम लोग एपिसोड आज 22 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक 1 साल पहले जनता कर्फ्यू लगा था और बालकनियों में और खिड़कियों में लोगों ने 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त किया था जो मुश्किल घड़ी में, जिनको फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा गया, और इसके बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई। अभी इसी 1 साल के बाद कोरोना के केसेस फिर से इसी मार्च में तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी में बदलाव की मांग की बात लोग कह रहे हैं, और इसी बसंत उत्सव में चुनाव उत्सव भी हो रहे हैं जिसकी रैलियों के दृश्य हमने देखे हैं। सब कुछ पुराने जैसा है, सब पहले जैसा है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, अब मास्क भी पहले से कम हो गया। चिंता की बात कुछ, केसेस पहले से ज्यादा हो रहे हैं, जो रफ्तार है महाराष्ट्र वो ज्यादा है, और हमको रफ्तार देखना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ में जीडीपी कितनी बड़ी वो नहीं देखते, जीडीपी के बढ़ने का रेट देखते हैं, उस हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, पिछले साल से ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। पर यह है कि अब हम इस बार पिछले साल जानते नहीं थे क्या है, पिछले साल वो एक भूत था जिसको किसी ने देखा नहीं था। इस बार बहुत सारे लोग उसको देख चुके हैं, उनके परिवारों में हो चुका है, उनके मित्रों के बीच में हो चुका है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो लोग इसलिए थोड़े से भयभीत कम हैं, क्योंकि फियर ऑफ द अननोन होता है, नोन का फियर नहीं होता, नोन से लड़ने के तरीके ढूंढे जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो मुश्किल होने वाली है उसको आप इस तरह से समझें कि फर्ज कीजिए कि आप सोमवार का व्रत रखते हैं, तो इतवार को खाकर सोमवार का व्रत रखना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि सोमवार को व्रत रखने के बाद भी मंगलवार को व्रत रखना पड़ जाए तो होता है। तो एक थोड़ी सी बेहतर स्थिति की अर्थव्यवस्था 2019 की, उससे 2020 को झेलना, और एक डगमगाए हुए 2020 की बिना पे 2021 को भी झेल ले जाना, इन दोनों स्थितियों में ये फ़र्क रहेगा। अगर कोरोना ठीक उसी तरह की पुनरावृत्तियों को लाने वाला है 2021 में भी, तो समय कठिन है। मार्च लॉकडाउन तो ना होगा इस बार, नहीं होगा। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, यहाँ हम छाछ से जले थे। तो आप सिचुएशन सोच लें। ठीक है, तो आज कई विषय हैं, तो जल्दी जल्दी संक्षेप में सब कुछ आप लोग वो विषय शुरू करने के पहले मैं एक बात बता दूं, मेरा पिछला हफ्ता बहुत व्यथित गया है। मैं बहुत निराश हूं हमारी हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे। महाराष्ट्र से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं कि एक मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से 100 करोड़ की डील कर लेता है हर महीने पहुंचाने के, और इस तरह से बीच के सारे अधिकारियों को उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये बेईमानी है और ये बिल्कुल सरासर हमें एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हमारा एक सिस्टम है, सब आदमी का परसेंटेज बना होता है, कमिश्नर को आपने बाहर कर दिया, ऐसे में देश चलाएंगे आप? सही बात। ये पूरा जो है 70 साल से हमने व्यवस्था बनाई है, कुछ रूल है, कुछ नियम है। रोज एक अंडा लो, ऐसे मुर्गी की हत्या करके क्या मिलने वाला? आप इस तरह से नहीं कर सकते कि अंबानी से उगाही करवा रहे हैं और आपस में सब सेटिंग कर लिया। तो मैं नेताओं से आग्रह करता हूं और कि वो जो है कम से कम जो हमारी जो मर्यादाएं बनी हुई है करप्शन की, उसका पालन करें। और ब्यूरोक्रेट्स जितने इस देश के जो नौकरशाह हैं, डीएम, एसपी, डीजीपी, एसपी, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर के ऊपर तक, उनसे यह आग्रह है कि वह हमेशा अड़े रहें इस बात पे। सबका है, यह देश सबका है, सभी नागरिकों का अधिकार है। और अधिकारियों के तो नाम में अधिकार होता है, उनका तो कुछ भी ले लेने का अधिकार है। तो उनको इस तरह से अधिकारों से वंचित कर देना नेताओं द्वारा, इसका विरोध होना चाहिए और मैं उसका विरोध दर्ज कर देना चाहता हूं आज के पॉडकास्ट में। बिल्कुल। ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अंबानी जी से डायरेक्ट लेना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अंबानी जी को डायरेक्ट देना चाहते हैं, हम किसी और को क्यों दें, किसी और को माध्यम क्यों बनाएं, क्यों नहीं वही चीज़ों को संभालें डायरेक्टली, देश की व्यवस्था सरकार भी वही संभाले। ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन वाला मामला जो है ये ठीक नहीं है। इतने सारे लोग आश्रित हैं, इतनी पार्टियां, इतनी इतना मतलब चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव कराना सब बेकार चला जाएगा। लोकतंत्र में कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनको पालना पड़ता है, तो भले ही आपको हाथी ऐसी लगे। सही। तो आगे बढ़ते हैं। कुरान को लेकर के एक दावा किया गया और वो भी अदालत में किया गया। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी, एक पिटीशन उन्होंने दाखिल की और ये कहा कि कुरान की जो 26 आयतें हैं
उनको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल कुरान का हिस्सा नहीं है। बाद में कट्टरपंथियों ने ये जोड़ी और ये आयतें वायलेंस को बढ़ावा देती हैं, खून खराबे की बात करती हैं, नफ़रत बढ़ाती हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके मुस्लिम नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जाता है और जिहाद के नाम पर उनको भड़काया, बहकाया और उकसाया जाता है। मतलब कुरान हुई गए पुरान, हमारी जिभिया झुरान हम ना पढ़ गए। तो ये जिभिया किसकी झुरान है बताओ? शायरों की। ऐसे दौर में जब चीज़ें चरम पर जाती दिख रही हों, सबसे ज़्यादा शायरों का ही गला सूखता है। और जब गला सूखता है तो शायर विद्रोह कर बैठता है। कुछ समय तक कलम से करता है, लेकिन कभी कभी हम भोर का तारा जैसे एकांकियाँ और ये नाटक भी पढ़ते हैं। भोर का तारा एक यूपी बोर्ड में पढ़ाए जाने वाला हम लोगों के लिए एक नाटक रहा। हम लोग उसको पढ़ते रहे कि कैसे एक शानदार कवि राष्ट्र के लिए, खुद को त्राण के लिए खड़ा हो जाता है। बहरहाल, तो वसीम बरेलवी साहब, वसीम बरेलवी साहब कहाँ से आ गए बताइए? शायरों का जिक्र करते नहीं, मैं जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं उसमें चारों तरफ किताबों के पोस्टर लगे हुए हैं, तो इस वजह से मुझे बरबस ही बरेलवी साहब याद आ गए। तो रिजवी साहब कह रहे हैं कि उन 26 को आप हटा दीजिए, तो क्या बिज़ा कह रहे हैं? मतलब कुछ तो बात होगी उनके फसाने में। ताऊ वैसे कुरान के मामले में ज़्यादा मजबूत बांध के रखते हैं ताबीज। हाँ, मेरी इच्छा भी है इस पे कहने की, वसीम बरेलवी पे हमें शायरों से इतनी मोहब्बत है कि हम उनका जो है और वसीम पवित्र नाम वसीम बरेलवी हम पे मुकदमा कर सकते हैं कि ये तुमने क्या किया मेरे साथ, क्या किया बरेलवी और कहाँ ये रही। एक शेर पढ़ के कॉम्पेंसेट कर दीजिए। हाँ, तो वसीम का क्या है कि ये समाज सुधारक, धर्म में सुधार लाने वाले इस तरह के लोग बड़े अच्छे होते हैं, उनका बहुत आदर सम्मान करना चाहिए। जितना आदर सम्मान उनका है उतना ही थूकता हूँ मैं श्री रिजवी साहब पे। ये सुधार उधार के चक्कर में नहीं है, ये बकवास कर रहे हैं, ये राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए। उनकी पता नहीं कैसी राजनीति है। बीच में उन्होंने कुछ पिक्चरें भी बनाई थी, उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। इनका उद्देश्य जो है ना, वो धर्म में सुधार नहीं है, समाज में सुधार नहीं है, इस्लाम में सुधार नहीं है, और सुधार होता नहीं है। वैसे पहली बात ये उसको मैं पहले ही कह देता हूँ ताकि ये बात मेरे सर से निकल जाए, वो ये कि कोई भी आदमी अगर धर्म में सुधार की बात करता हो तो समझो वो सुधार की बात नहीं कर रहा, वो धर्म को बचाने का प्रयास कर रहा है। उस कैटेगरी में भी ये आदमी नहीं है। वसीम रिजवी अपनी अलग क्लास के आदमी है। हकीकत ये है, एक था कोलकाता कुरान पिटीशन, अगर याद हो आपको तो 80s कब हुआ था? 80s में हुआ था, 60s में हुआ था, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, शायद 60s में हुआ था। कोलकाता कुरान पिटीशन था, सीताराम गोयल की किताब है इनफैक्ट, उस पर बहुत मोटी सी। उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था, ये मतलब ये ऑर्डर ले लिया था कि इसको बैन कर दिया जाए। फिर उस पर बहुत हंगामा हुआ, राजनीति भी, बंगाल में और बिहार में दंगे भी हो गए। मतलब इसलिए ये रिजवी को सतर्क रहना चाहिए कि ये इन चीज़ों से हिंसा तक हो सकती है। खैर वो निकल गया। शिया सुन्नी दोनों संगठन नाराज हैं। हाँ, क्योंकि आप धर्म में इस तरह के परिवर्तन नहीं कर सकते। हकीकत है कि हमारे कुरान में ऐसी आयतें हैं जो कि विद्वेष फैला सकती हैं, पर ऐसा होता नहीं है ना प्रैक्टिकली। मतलब अब यहाँ पे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की परंपरा थी, वहीं पे किसी ने लिखा कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। अब जो ऐसा सोचता है वो गंवार है, तो बाकी ढोर और बाकी के साथ ही हो गया ना वो। पर उसके होने से क्या होता है? अगर किसी किताब में लिखी हुई है, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, नार्यस्तु पूज्यन्ते वाला भी नहीं करते। किताब है, वहाँ लिखी हुई है, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अरबी समझ नहीं आती लोगों को। अरबी समझ नहीं आती तो मामला सेट है। हम अपने लोगों को वही पढ़ाते हैं, वही सिखाते हैं जो अच्छी बातें हैं। एक दो बातें ऐसी हैं जो उस वक्त लिखी गई थी, वो हालांकि किताब हमेशा के लिए है, पर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अरबों को समझ आती है, पर उनको यहाँ कोई कूटने के लिए है ही नहीं दूसरा। जैसे कि उसमें एक एग्जाम्पल ले लो, एक आयत है, वो कहता है कि काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे अपने नहीं है ना, उनका नरसंहार कर दो, ऐसा है लिखा हुआ। उस हिसाब से तो रिजवी साहब दोस्ती कर ही नहीं सकते जिनके साथ दोस्ती है उनकी।
ठीक है, इसलिए तो कह रहा है हटाओ इसको। तो अब ये लिखा हुआ है, अरबों को पूरी समझ में आती है, पर उनके पास है ही नहीं कोई जिनसे वो दोस्ती करें। वो 100% मुस्लिम कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, जिनको समझ में नहीं आते। वो हम लोग मस्त हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आज से नहीं सदियों से साथ रह रहे हैं। उस दोस्ती दुश्मनी वो हम एक इबादत अलग चीज़ है और जिंदगी यहाँ पर अलग है सबके लिए। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें ज़बरदस्ती वहाँ मधुमक्खी का छत्ते में हाथ लगाना एज इफ कि उसको कोई फॉलो कर रहा है ना। और यहाँ पे राजनीतिक विद्वेष बढ़ाना, धार्मिक विद्वेष बढ़ाना होगा कुछ नहीं। आप कुरान को एडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वो जो एडिशन हो गया वो उसी समय हुआ या नहीं हुआ कोई बोल नहीं सकता, बहुत विवादास्पद है कहना, क्योंकि अल्लाह की बात है। वो फिर दूसरे पैगंबर आए नहीं है जिनसे कोई बात होने के ना आएंगे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो खत्म बात है। उसको एडिट नहीं किया जा सकता, उसमें से कुछ नहीं निकाला जा सकता, उसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती, तो काहे को। पर ये आदमी करके मानेगा, हाँ फिर कुछ ना कुछ करके मानेगा। बहुत जूतम पैजार मैं हिंसा की वो वकालत नहीं कर रहा, पर इनका क्या है, वो शाब्दिक जूतम पैजार में इनको बहुत आनंद आता है और इसी तरह का जो है ना दुरुत्तीपन करते रहते हैं बीच बीच में। इनको मेरा एक सुझाव है वसीम रिजवी साहब को कि ये सफ़ेद सूती खरीद ले और उसको पहन के कमर बंद लगा के और उत्तराखंड चले जाएं, उन चोटियों पहाड़ों की तरफ जहाँ पे गुफाओं में बाकी लोग भी जाते रहे हैं, और इंतज़ार करें जिब्रील का। एक पुरानी लकीर को छोटा करने के लिए उस लकीर को काटने मिटाने के बजाय जिब्रील से मुखातिब हों और मैसेज लेके आए, एक नई लकीर बनाएं पुरानी लकीर से लंबी। तो वसीम रिजवी साहब 26 हटाने के लिए आपने इतनी मेहनत की होगी, पूरी कुरान पढ़ी होगी और फिर आपने कहा होगा कि नहीं ये 26 जो है ये तो बाद की चीज़ें हैं, बहुत रिसर्च की होगी। थोड़ी सी और मेहनत कीजिए और एक नई कुरान लिख दीजिए, रिजवी कुरान। लोग उसको बहुत वेलकम करेंगे, दंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे केवल फसाद होना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। उसका फ़ायदा केवल ये है कि आपकी शायद राजनीति और चमक जाएगी और आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के बयानों से आप मजबूत होते रहेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। हाँ, जिनसे दोस्ती करना चाहते हैं उनसे दोस्ती आपकी हो ही गई है, काहे को बेकार का पंगा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि धर्म में धार्मिक पुस्तकों के आधार पर धर्म में हिंदुओं की बहुत पुस्तकें हैं, बाकी लोगों की एक एक दो है। धर्म में सुधार नहीं हो सकता, धार्मिक पुस्तकों की एडिटिंग नहीं होती, उनको अप्रासंगिक होना है, इररिलेवेंट कर देना है। उनका होना ना होना किसी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बना देना है। न कि आप बोलेंगे उसमें एडिट कर दो, उसमें से अच्छा निकाल लो, अच्छा वाला निकाले जो होता है ना। तो जो इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में एक आंदोलन चलाए हुए हैं, वो बुरे वाला निकालते हैं और कहते हैं देखो हिंसा को सपोर्ट करती है। दूसरा वाला कहता है, वो कहते नहीं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, ये देखो। तो दोनों तरह की चीजें, इस मामले में सारे धर्म एक जैसे हैं, सब में एक है, सबने एक दूसरे से ले रखा है, इसलिए धर्म में केवल उधार होता है, सुधार नहीं होता है। तो बात ये है, सब उधार पर आधारित व्यवस्था है शेर के, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। तो इस वजह बदलाव की गुंजाइश नहीं ना, वहां से आया है कि तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रवायत की तरह। क्या बात। तो आगे बढ़ते हैं, और आज जो आपने लेख लिखा, संघ की केंद्रीय टीम में बदलाव किए गए हैं। राम माधव बैक गियर लगा के बीजेपी से संघ में आ गए, जो आमतौर पे देखने में नहीं मिलता। दत्तात्रेय होसबोले को सर कार्यवाह बना दिया गया है भैया जी जोशी की जगह। कर्नाटक के वो रहने वाले हैं, दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर के बीजेपी आने वाले 5 सालों की रणनीति बना रही है। क्या क्या टेक अवेज थे आपके कि इस नेतृत्व? 3-4 चीज़ें हैं मूल रूप से। तो एक तो ये है कि होसबोले जी का सर कार्यवाह बनना, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एबीवीपी जैसे अनुसांगिक संगठन से निकला हुआ कोई व्यक्ति संघ में सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट तक पहुंचा है। अच्छा। और भविष्य में शायद वो फर्स्ट पोस्ट पे भी पहुंचेंगे। 2016 में भी जब इनको यूपी का अतिरिक्त दायित्व दिया गया था, उस वक्त भी मैंने इस बारे में लिखा था कि ये भागवत जी के सक्सेसर होंगे। इसके पहले एक ही मामला है जब मदन दास देवी जी को देवरस जी ने इस केंद्रीय टीम का हिस्सा बनाया था,
वरना आरएसएस में हमेशा से वन स्टेयर सिस्टम रहा है कि उन्हीं के लोग जो मात्र संगठन के लोग हैं वही एलिवेट होकर के केंद्रीय टीम तक आते रहे हैं। अनुषांगिक संगठनों को संघ से लोग मिलते रहे हैं, अनुषांगिक संगठनों से लोग संघ की केंद्रीय टीम में नहीं आते रहे हैं। तो कोई अलग किस्म की टेस्ट का या उसका स्पेशलाइजेशन किसी नई चीज़ पे हो रहा है तो उसको वो लोग भेजते रहे। लेकिन इधर बढ़ा है एबीवीपी का प्रभाव। देवी जी को लेकिन सुदर्शन जी ने वीटो कर दिया था और उन्होंने उनको सह सरकारवाह ही रखा और भागवत जी को सरकारवाह बना दिया था, जो 2009 में फिर सरसंघ चालक बने। लेकिन भागवत जी ने वापस पैसेज खोला और होश बोले जी को ये दायित्व दिया। अभी क्या है कि आप ये देखें कि केवल यही नहीं, अपने सुनील अम्बेडकर भी वो भी एबीवीपी के बैकग्राउंड से, वो भी एबीवीपी के बैकग्राउंड से आए हैं और उनको भी सह सरकारवाह रखा है। तो जो सप्तऋषि हैं संघ की केंद्रीय टीम के, जिसमें कि सरसंघ चालक, सरकारवाह और 5 सह सरकारवाह होते हैं, उसमें 2 लोग ऐसे हैं इस वक्त जो कि एबीवीपी से आते हैं। तो एक तो ये है कि ये पहली बार संघ में हो रहा है। दूसरा ये है कि संघ की केंद्रीय टीम अब आपको ज़्यादा यूथ दिख रही है। अच्छा। जो आदमी लीड कर रहे हैं मोहन भागवत जी, उनको आप देखिए तो मेरे ख्याल से 11 सितंबर को 1950 में मोहन भागवत जी का जन्म हुआ है और 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है। दोनों लोग एक हफ्ते के साथी हैं। बर्थडे में एक का केक खत्म होने से पहले दूसरे का केक आ जाता है, इस तरह से। तो इस तरह की दोनों की, तो आप देखिए कि लीडरशिप में क्या है। लेकिन आप देखिए बीजेपी में भी एकदम नई पीढ़ी आ चुकी है जो कि इनसे बाद की पीढ़ी है। और संघ में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पुरानी पीढ़ी के हैं या भागवत जी के समतुल्य हैं। तो बहुत जरूरी था कि नए लोग आए। एक पीढ़ी के लोगों के होने से टकराव बचेगा, वैचारिक साम्य रहेगा और संतुलन रहेगा। ये संतुलन नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी और सुदर्शन के कार्यकाल में। तो संघ की ये भी इच्छा है कि वो लकीर पतली रहे, वो डिवाइड की गुंजाइश कम से कमतर रहे। शताब्दी वर्ष की ओर जा रहे हैं और ऐसे समय में संघ और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी और प्रसारित और गहरे तक बैठा हुआ पहुंचे। इसलिए अभी व्यक्तियों के ईगो किनारे हैं और संगठन के हित प्राइम है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और अगर इस तरह से उसको देख रहे हैं तो बीजेपी में भी आप देखें तो जैसे एबीवीपी के बैकग्राउंड से आने वाले लोग, सुनील बंसल और जेपी नड्डा, 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग भारतीय जनता पार्टी के, वो भी एबीवीपी से आए हैं। तो ये भी तालमेल है। होश बोले भी एबीवीपी से हैं। एक नाम और है और एक टेक अवे और है, वो ये है कि कैसे महाराष्ट्र के पैरेलल वापस साउथ को खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि पूरे मैप में भारत के इस वक्त अगर कहीं से एक थोड़ा सा तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी को या संघ को, तो वो दक्षिण भारत है कि वहाँ पे दक्षिण का द्वार बार बार खुलता और बंद होता रहता है, उसके आगे गाड़ी जा ही नहीं रही है ना। अभी भी येदियुरप्पा वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में, लेकिन देखिए सरकार से उनको हटाने की बात मांग, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए भी मुकुंदा जी का एलिवेशन, सीआर मुकुंदा भी कर्नाटक से आते हैं, होश बोले को वहाँ पे को तो मजबूत कर ही दिया है। तो ये सारे मैसेजेस ये भी हैं कि ये मराठा डोमिनेंस के साथ साथ साउथ डोमिनेंस भी अब इस टीम में है। होश बोले का दाम बहुत मराठी नहीं है, मतलब या क्या बेलगाम साइड के हैं, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनकी टेरिटरीज बहुत शेयर्ड टेरिटरीज रही हैं। आप देखें तो तंजौर के राजा दरअसल मराठी ही रहे। और आप पाएंगे कि इन तीनों का जो कल्चरल एक्सचेंज, मतलब इनके साड़ी पहनने के तरीके से लेकर के इनके रस्म, इनके सांभर, इनके खाने, इनके पोंगल, इसमें सारी चीज़ों में इतनी ज़बरदस्त सिमिलरिटी है। पूरन पोली पे यही लड़ाई होती रहती है कि वो तमिलनाडु का है कि वो महाराष्ट्र का है। तो जिनकी भी लड़ाई होती है बंगाल घोषित कर देता है वो हमारा। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से हैं ये, शिमोगा। हाँ, एक चीज़ और हुई है और वो ये हुई है कि राम माधव को भी धीरे से अब इसी केंद्रीय टीम का हिस्सा बना लिया गया है। हालांकि वो सदस्य हैं कार्यकारिणी के, जो कार्यकारिणी मंडल है उसके सदस्य हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल के। लेकिन उनका जो दुरागमन है उसको भी समझना चाहिए कि रामलाल जी संगठन मंत्री रहे और राम माधव जी नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर वगैरह सब देख रहे थे, लेकिन ये लोग अब वापस गए हैं और संघ ने इनको वापस लिया है।
इन दोनों लोगों से ज़्यादा प्रभावी लोग अपने समय के संजय जोशी रहे हैं और गोविंदाचार्य रहे, लेकिन उनको नहीं लिया है। तो संघ ने ये भी मैसेज दिया है कि अगर आपका आचरण ठीक है, आचरण और मतलब आप बगावत रेबल नहीं, नहीं, आप बागी नहीं हैं, आप कुजात नहीं है, एक शब्द कुजात इस्तेमाल किया जाता है गोविंद जी के लिए, तो आप कुजात नहीं हैं, बागी नहीं हैं, और आपकी वो जो वार्षिक प्रतिवेदन है, जो आपका एनुअल रिपोर्ट है, उसमें कहीं पे भी रेड मार्क्स नहीं हैं, तो आपके लिए संघ के पास बहुत काम है। और संघ के पास वाकई बहुत सारे काम है। संघ का दायरा, मतलब ये समझ पाना कि संघ किस चीज़ पे काम नहीं कर रहा है थोड़ा मुश्किल चीज़ है। तो वो आत्मसात करने की गुंजाइश है अगर आप आत्मसात करने लायक बचे हैं तो वो भी एक स्ट्रांग मैसेज है और वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, टेक अवे है इस पूरे उससे। मोटी बात यही है कि संघ इस वक्त व्यक्तियों से ज़्यादा संगठन के हित को ध्यान में रख के चल रहा है। संघ की अपनी चिंताएं भी हैं, लेकिन उन चिंताओं से पहले वो अपने आप को और मजबूत कर लेना चाहता है। और उस मजबूती का मायने केवल सत्ता आधारित मजबूती नहीं है, संस्थानों से लेकर के कई सारे क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ बनाना और ज़मीन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना, ये उनकी दृष्टि में है। इसके लिए वो कोई भी टकराव ऊपर के स्तर पर नहीं चाहते, ताकि मैसेज कहीं पे डाइल्यूट नहीं हो, इंटेंशन कहीं पे डाइल्यूट नहीं हो। होश बोले के बारे में एक ही चीज़ कहा जाता है कि वो नो नॉनसेंस मैन है। तो वो कुछ नई खुराफात, कुछ नया प्रोजेक्ट चलाते नहीं हैं, और जो काम उनके पास रहता है उसको बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। संघ का यही है, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, बौद्धिक देना जानते हो, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा प्रिय उन्हें वो है जो रोज़ 45 मिनट की 1 घंटे की शाखा लगाने को तैयार है, बारिश के मौसम में भी, जाड़े में भी। होश बोले उस मामले में एकदम परफेक्ट है। अभी भाजपा में नई पीढ़ी के टेक ओवर के बाद आप संघ में भी नई पीढ़ी का टेक ओवर एक तरह से देख रहे हैं। 65 साल वैसे उनकी भी उम्र हो गई है, दत्तात्रेय होसबले। हाँ, लेकिन 65 सही उम्र है, उनके एकदम सही उम्र है 65। और अभी 3 साल तक मुझे लगता है कि भागवत जी बने रहेंगे। देश का अमृत महोत्सव और मतलब रू बोलेंगे, री नहीं बोलेंगे, अमृत होता है, अमृत। नहीं, संघ के बारे में तुरंत अच्छी मिमिक्री करते। मेरे बाईं और विराजमान सरसंघ चालक की बहुत अच्छी, नहीं केवल सरसंघ चालक की नहीं, वो सारा वो एक कल्चर है वो। हाँ, वो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट है, माननीय हाँ, प्रांत प्रचारक हाँ, जी। तो अमृत महोत्सव के साथ साथ ऐसा देखना कि संघ का शताब्दी वर्ष ऐसा अपने साथ पे मनाने का देखते हैं, ऐसा संकल्प ऐसा सोचते हैं। ठीक है में बिंदी नहीं लगानी है। हाँ। एक ढाबा मुझे याद आता है, नागपुर ढाबा करके, रॉयल नागपुर ढाबा, उसके नीचे लिखा हुआ हमारी कोई शाखा नहीं। इस तरह के लोग हैं इस देश में। आगे बढ़ा जाए। उस देश के वासी हैं हम लोग जो 200 साल अमेरिका का गुलाम रहा, और जहाँ की असभ्य महिलाएं घुटनों से फटी हुई जीन्स पहनती हैं, बताइए कितनी बड़ी असभ्यता। और जहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 20 बच्चे पैदा करने की सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री की ओर से। मतलब ये सारी बातें उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कही हैं। आज ही उनको, अभी थोड़ी देर पहले कोरोना से उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव, हाँ, उनके बारे में पहली पॉजिटिव न्यूज़ आई। अब मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी। जिस दिन से आए हैं उस दिन से सारे तीरथ नेगेटिव ही रहे। हाँ, जल्दी नेगेटिव हुआ है कि तीरथ को हुआ। तीरथ सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनको हो गया है। एक नारा है हमारे यहाँ, सारे तीरथ बार बार और गंगा सागर एक तीरथ रावत एक बार। तो एक ही बार शुरुआत बहुत मतलब छक्कों से ही हुई है। हर दिन जो है वो एक लगाते जा रहे हैं बाउंड्री के बाहर। और मुझे लगता है कि तीरथ जी जो हैं उनके साथ एक ही संकट है कि मुझे लगता है, जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आउटलैंडर सीरीज़ देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो टाइम मशीन में बैठ के गलत जोन में आ गए हैं। वो अभी 3-4 सदी पीछे बैठे हुए हैं, और उनको वो सारी
समस्याएं वैसी दिख रही हैं। ये फटे हुए कपड़ों में घूमने वाली भिखमंगिन जैसी औरतें, ये कम बच्चे पैदा कर रहे हिंदू, ऐसे समय में जब घर में 20 बच्चे में से 15, 16, 17 मर जाते थे, 2-3 जिंदा रहते थे, तो जनन द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखना बहुत कतिपय कारणों से आवश्यक होता था। तो वो उस समय में है, और उनकी सोच, विचार, मीमांसा, सूझ, समझ, वैचारिक, नैतिक जो उनका अवलंब है, वो सारी चीज़ें अब से 3-4 सदी पहले की। तो तीरथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तीरथ जिस समय में आ गए हैं वो समय गलत है। और अगर वो आज के समय में होते तो उनको पता चल चुका होता कि इतिहास इन 400-300 सालों में चल करके अंग्रेज़ों की गुलामी से 47 में आज़ाद होकर के एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत बन चुका है, और फिलहाल मोदी जी वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। ये बात उनको इसलिए समझ आ रही है क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं, आखेट से, केवल वैचारिक आखेट है उनका, कि संभवतः अमेरिका अगले 200 साल तक भारत पे राज करेगा। तो वो मुझे लगता है कि सद्योपरांत वाली स्थिति में आ गए हैं। धोखा होएगा उनके साथ। लेकिन जिस दिन वो बोले ना कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लड़कियां फटी हुई जींस पहनती हैं, पहला दिन मैंने कहा कि यार आप फाइनली आया है एक चीफ मिनिस्टर जो सच को सच की तरह बोल रहा है। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी इस चीज का बिल्कुल विरोधी रहा हूँ, मुझे बिल्कुल कहने में, लेकिन जिन कारणों से वो कह रहे थे उससे मुझे लगा कि नहीं, तब हम दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि मैं इसको एस्थेटिक्स की नज़र से बहुत बुरा मानता हूँ कि आप फटी हुई जीन्स पहनते हैं, लड़की क्या लड़कियां भी, लड़के भी, कुछ लड़के भी पहन के घूम रहे होते हैं, और वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने लिखा था कि फिल्म सिनेमा के लोग और कॉलेज के स्टूडेंट अगर पहने तो चलता है। कुछ अच्छे मतलब वयस्क लोगों को देखता हूँ मैं वो फटी हुई जीन्स पहने हुए, और चाहे वो लड़कियां हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, फटी हुई जीन्स नहीं पहननी चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी जीन्स अगर फट गई है तो पर जरूर पहने, लेकिन फाड़ के मत पहने। ये कपड़े हैं, इसके लिए लोग इस देश में अपने बदन को ढकने के लिए, अपने घुटनों को छुपाने के लिए लोग रफू करते हैं, चिप्पी लगाते हैं दूसरे कपड़ों की रंगीन। आप वैसा ना करें, ऐसा मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। इतना गौर प्रश्न है कि देश में सबकी फटी पड़ी है जिस समय में, उसमें फटी जीन्स पे अगर सारा मामला रुक जाए तो। और उसके बाद क्या हुआ कि फटी, एक तो ये फटी और फटी, हम क्या हुआ, पिछली बार इन्होंने कहा था कि अहमदाबाद में ए से शुरू करते थे, हमारा अ भी ए हो गया है, अब हमारा फ भी अंग्रेजी वाला एफ हो गया है। तो हम एफ हो गया। मैंने हमारे यहाँ ही एक मैंने देखा वो बना हुआ था फटी जीन्स। तो अब फट रही है चीजें। तो इसमें एक ही संकट है, मुझे लगता है कि जो एक चीज विचलित करने वाली थी कि और इसको कई महिलाओं ने महसूस किया और उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। हालांकि ताऊ जो कह रहे हैं कि फटी जीन्स वाला और फटी जीन्स वाला जो मामला है उसमें बहुत ही कोई उन्नत तरीका नहीं है वो वस्त्र विन्यास का, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से वो देख रहे हैं ना अपने दोनों दृष्टांतों में महिलाओं को, जिस तरह से वो महिला को देखने का वर्णन कर रहे हैं। मैंने पहले उसके बूट देखे, वो जेएनयू की पढ़ी थी, किसी एनजीओ में काम करती थी, फिर मैं उसके बूट से ऊपर उसके घुटने तक पहुंचा, फिर ये कहाँ तक कैसे कैसे पहुंचे, ये जो वर्णन है, यही डिटेल थोड़ा शॉकिंग था। ये डिटेल बहुत शॉकिंग है और मुझे नहीं लगता है कि ये एक उचित दृष्टि है। और अगर आप इस दृष्टि से देखते भी रहे हैं तो इसको अपने तक ही रखिए, क्योंकि ये आप ही की दृष्टि है। इसको सबकी समदृष्टि मत बनाएं, है ना, क्योंकि समदृष्टि के लिए गांधी जी कह गए हैं कि समदृष्टि में तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिन मात रे, जिह्वा थके असत्य न बोले, पर धन नव छाड़े हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। सही। तो इसमें रिप्ड जीन्स की जो हिस्ट्री है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर इस बयान के कॉन्टेक्स्ट में देखें। मतलब जीन्स तो वर्किंग क्लास का ही परिधान था शुरू से, क्योंकि वो कपड़ा। एक चीज मैं बता दूं, फिर इतिहास पे आना। इतिहास कुछ भी रहा हो इसका, लेकिन इसका नागरिक शास्त्र समझो। भारत में जीन्स पहनने वाले लोगों को देख करके, और खुद भी मैं जीन्स पहनता हूं, तो ताऊ अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी जीन्स में इतनी जगह कैसे होती है कि 160 और रजनीगंधा का डिब्बा किसी भी एक जेब में आराम से समा जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें श्वासोच्छ्वास होना बहुत ज़रूरी है ना, हवा का आदान प्रदान, वेंटिलेशन होता रहे, है ना। तो अगर लोग जीन्स फाड़ लेहिन हैं तो
वह उनके लिए स्वास्थ्यगत रूप से अगर ठीक बेहतर है ना, वो ठीक है बा। या तो लूज पहनो या फटी पहनो, ये चिपकौआ ना पहनो, ये बहुत यहाँ के लिए उचित नहीं है। हाँ, आप जो यूरोप skinny वाला है ना, मैं तो इस बार ये जो सर्पेंटिसाइटिस करते हैं ना, मैं गया तो मेरे पेंसिल जीन्स, अरे स्लिम लेना पड़ा मुझे। मैंने कहा मुझे देख के लगता है भाई मैं स्लिम हूँ, तो उसने कहा सर अब स्लिम और स्किनी दो ही ऑप्शन है आपके पास। मैंने कहा स्किनी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो ये तो दुनिया है, मतलब हर चीज स्लिम फिट होती है। हमारे जैसे लोग जिनका की लंबोदर है, हमारे जैसे लंबोदरों को बहुत मुश्किल हो रही है। आप सोचिए कि वेंकैया नायडू से लेके हमारे योगी बाबा तक कितने कंफर्ट ड्रेस में रहते हैं वो लोग। और मेरे पास पैंट कम है, धोतियां ज्यादा है, मैं धोती में भयंकर कंफर्टेबल रहता हूँ, दफ्तर भी धोती पहन के आता हूँ। अब मैं अभी चेन्नई से आया, वहां पे पूरे फॉर्मल कार्यक्रम में हर लोग लुंगी पहने हुए थे। लोग आते थे, गेस्ट भी, होस्ट वो भी, confidence हर आदमी लुंगी और शर्ट, कुर्ता नहीं शर्ट पहने हुए थे। और मैं यहाँ लुंगी पहनकर ऑफिस नहीं आ सकता हूँ। तीरथ जी को मेरा एक ही सुझाव है कि अगर सीखना है तो साउथ से ये बात सीखे कि अपने अटायर को कॉन्फिडेंस के साथ में पहनने का चलन विकसित करें। दूसरे के में खराबी तब तक नहीं जाएगी जब तक आप अपने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अंग्रेजी बुरी भाषा है, ये बात अगर आप अंग्रेजी में ही कह रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये बात आपको हिंदी में कहनी पड़ेगी। सही। और लुंगी में क्या होता है, आप उसको उठा सकते हैं। टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाता है वैसे आप उसको धीरे धीरे जैसे जैसे बॉक्सर बना सकते हैं, वैसे वैसे आप उसको उठाते रहो तो डांस भी कर सकते हैं लोग। हाँ, लुंगी उठा के मिथुन ने डांस किया था। अच्छा बाय द वे मिथुन है वो, मैं उनको बार बार मिथुन बोलता हूँ और मिथुन का अर्थ कुछ और होता है। तो वो भी आदमी पूरे देश में मिथुन के नाम से जाना जाता है। एक टकोरबा मिथुन अवस्था है और उसमें ई की जगह ए अगर आ जाए तो वो क्रिया है। हाँ, तो उस क्रिया की अवस्था को मिथुन कहते हैं। एक गाय भी होती है जो अरुणाचल में इधर मिथुन अच्छा करके गाय होती है। अच्छा, जैसे याक होते हैं इधर लद्दाख वद्दाख में। अरुणाचल की जो राज्य पशु है वो शायद मिथुन ही है। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि वो गाय नहीं है, वो शेर है। हाँ, वो तो कोबरा है। कोबरा है। और मिठुन जो है वो मीठे सा है। अच्छा, मिठुन से कोई लेना देना नहीं। मिठुन है वो। मिथुन भाई, अरे अरे मीठा कोबरा। तो ये जबरी मारे रोवे न दे। उनका बहुत अच्छा लाइन था वो कि आमी एकटा कोबरा, एक छोबले छोबी, एक डंस मारूंगा पिक्चर बन जाओगे। दीवार पे लग जाओगे। वो गजब। तो वो रिप्ड जीन्स का हिस्ट्री बता रहा था, बहुत संक्षेप में बता देता हूँ अगर जो लोग नहीं जानते हैं, कि जो वर्किंग क्लास था उसका पहनावा था, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे नई पैंट खरीद सकें तो उनकी जीन्स कई बार फट जाती थी। तो वहाँ से ये पंक कल्चर में आ गया 1970s में। और एक रॉक बैंड होता था उस वक्त, उसका नाम था द सेक्स पिस्टल्स, ये उस बैंड का नाम था 75 के दौर। नाम भी कितना अपभ्रंशित है। हाँ ना, अब संस्कृति। हाँ, तो उस बैंड ने एक तरह से इस ब्रिटिश पंक आइडियोलॉजी को प्रभावित किया, उसको स्थापित किया, उसके शुरुआती रूल्स लिखे और सरकार की जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ थी उनके खिलाफ एक तरह का मूवमेंट शुरू किया। और उस समय लोगों ने इसे एक बगावत के एक्सप्रेशन के तौर पर देखा, इस फटी हुई जीन्स को। तब उन्होंने इसी एक्सप्रेशन की एक्सटेंशन उन्होंने किया कि कंज्यूमर गुड्स को चीरना फाड़ना शुरू किया, और वहाँ से ये जीन्स को फाड़ा, और वहाँ से ये चीज़ जो है मेन डेनिम बोलते हम लोग जीन्स बोल रहे हैं, वो कपड़ा बेसिकली डेनिम होता ये है। चीर फाड़ के पहन का है लिया, वो एक्सप्रेशन था कि विद्रोह का, गांधी जी की तरह बगावत। जलवा देते ज़्यादा सही रहता। हाँ, उन पर पिन्स लगाते थे वो लोग, जहाँ उसको फाड़ते थे उन पर नारे वगैरह लगाते थे। 90s तक ये सब कल्चर में था, फिर पॉपुलर कल्चर में आ गया, और इसको कर्ट कोबिन नाम के एक रॉक स्टार हुए हैं बड़े नामी, तो वो हिप हॉप का हिस्सा उन्होंने इसको बना लिया। फिर ये मेन स्ट्रीम फैशन में आ गया, और ये जो इसका बगावत वाला एक्सप्रेशन था वो नेपथ्य में चला गया, और ये फैशन स्टेटमेंट ज़्यादा हो गया। तो ये हाँ, वो फैशन स्टेटमेंट हो जाएगा। 2500 में अगर आपको जीन्स मिल रही है तो फटी हुई जो है वो 3500 में मिलेगी, क्योंकि काटने के भी 1000 रुपये लेते हैं। हाँ। आप ही की जीन्स फाड़ दी, आप ही से पैसे लिए। हाँ, एक और ये काट के पैसे लेना जो है ना, ये बहुत ही खराब बात है। किस्मत और जीन्स। डॉक्टर आपके सिली होनी चाहिए। शरीर को काट रहा है, पैसा ले रहा है। सलून वाला जो है आपके बाल काट रहा है, पैसे ले रहा है। बाबा रामदेव और बाकी लोग आपकी जीन्स काट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ये
कटवाएं भी हम ही और पैसा भी हम ही दें, ये ठीक हिसाब नहीं है भाई। अच्छा, ये व्हाट टू वियर व्हाट नॉट टू वियर वाले बहस में एक और खबर आई थी गुजरात विधानसभा में, जब वो एक कांग्रेस विधायक जीन्स और टी शर्ट पहन करके पहुंच गए थे। ऐसी एक खबर बिहार विधानसभा से भी आई थी शायद, और वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने वो जो एमएलए साहब में विमल चुड़ासमा, उनको सदन से बाहर निकाल दिया कि आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड नहीं हैं सदन के गरिमा के लिहाज से, और ये कहा कि भाई जीन्स टी शर्ट वगैरह मत पहनिए। एक बार हम लोग बात कर रहे थे नेता वाले उसमें, तो हमने ये बात की थी कि कुर्ता पजामा वो भी सफ़ेद ही क्यों पहनते हैं। एक केंद्र के मंत्री एयरपोर्ट जा रहे थे, एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, उनको फोन आया कि आपने इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड है, आप कृपया कपड़े बदल लें, क्योंकि वो भी जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे, तो उनको कुर्ता पजामा पहनना पड़ा। फिर ये क्या मतलब, ऐसा तो कोई नियम भी नहीं है, ऐसा कानून भी नहीं है, क्यों ये जबरदस्त? हाँ, नियम नहीं, लेकिन ठीक है, लोग इसको एक चीज उसको मानते हैं कि जीन्स और टी शर्ट इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल ओकेजन्स पे लोगों का कहना है कि अवसर के हिसाब से आपको ड्रेस्ड होना चाहिए। अगर आप जो काम करने जा रहे हो तो उस हिसाब से नहाने आप जीन्स टी शर्ट में मत जाइए, चड्डे में जाइए। पर एयरपोर्ट आप बता रहे, एयरपोर्ट तो इनफॉर्मल है। हाँ, एयरपोर्ट क्यों नहीं जा सकता आदमी? एक बिजार स्टोरी यहाँ पे ले लेते हैं, और वो भी सदन की है। आप लोगों ने वो वीडियो शायद देखा और उसके मीम्स भी बन गए तमाम। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, और सदन की कार्यवाही चल रही थी, और बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के कोटे से हैं, सम्राट चौधरी। तो स्पीकर साहब ने मंत्री जी से कहा कि भाई आपके विभाग से जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा मंत्री जी ने कि 16 में से 14 जवाब ऑनलाइन आ गया है, आप चेक कर लीजिए। तो स्पीकर साहब ने तुरंत डेटा मंगा लिया और कहा कि आपके 16 में से 11 ही जो है ऑनलाइन आए हैं, तो माननीय मंत्री जी आप ज़रा अपने विभाग में चेक करवा लीजिए, सारे जवाब ऑनलाइन नहीं आए हैं। बस यही सम्राट चौधरी से जो है चूक हो गई। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, ज़्यादा व्याकुल मत होइए। स्पीकर से मतलब ऐसे बात नहीं की जाती जनरली, तो स्पीकर साहब को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी कहा कि आप ये शब्द वापस लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो वापस वगैरह नहीं लेंगे, वो थोड़ी तसल्ली, और उन्होंने स्थगित कर दी विधानसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए। बाद में जो है 2-3 घंटे बाद जब विधानसभा बैठी तो सम्राट चौधरी ने माफ़ी वगैरह भी मांगी, कुछ फ़ोन्स वगैरह उनके पास आए होंगे, लेकिन तब तक ये वायरल हो गया था कई चीज़ों के लिए कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, कि उंगली दिखा, जब बुमराह पे छक्का पड़े तो विराट कोहली उनसे कह रहे हैं ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। ऐसे तमाम कॉन्टेक्स्ट में लोग इसको आपने घबराना नहीं है। हाँ। ऐसे इमरान खान कहते हैं। हाँ, तो ये डू यू थिंक इट इज़ बिजार कि स्पीकर साहब से कोई ऐसे कह दे, कोई मंत्री, सदन को हमेशा बहुत सम्मान से एड्रेस किया जाता है और कहीं ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। नहीं, कितना बिजार है कि वो व्याकुल हो गए, स्पीकर साहब हो गए। हाँ, मतलब सवाल अपलोड नहीं हुआ है तो भाई उसमें मंत्री जी स्वयं थोड़ी अपलोड कर रहे होंगे, विभाग का काम है। कई बार फैक्स मशीन खराब हो जाती है, इस्तीफा नहीं पहुंच पाता है या देर से पहुंचता है, तो ये तकनीकी चीज़ें हैं जिसको कि मुझे लगता है कि बिजार इसमें यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, डिजिटल इंडिया का नारा है, सारे जवाब समय पे होने चाहिए थे। उन्होंने टाइम का भी हवाला दिया था कि रात में इतने बजे तक मेरा कार्यालय 9 बजे तक सवाल निकाल लेते आए थे। तो 9 बजे तक आदमी ने काम किया, अगले दिन नहा धो के फिर आपके ड्रेस कोड को फॉलो करके कुर्ता पजामा पहन करके सदन में पहुंचा है, बोले थे वो क्या होगा। अब मंत्री भी तो देखिए, मंत्री भी मतलब वो सम्राट है, शैशव अवस्था से ही एमएलए है वो एमएलए तो बेचारे बाद में हो गए हैं, तो सम्राट वो हाँ मंत्री ही है वो हमेशा से। आप सोचिए कि कितना लोकतंत्र में कितना वो हो कि एक व्यक्ति जो स्वयं सम्राट है ना, वो जनप्रतिनिधि पहले तो कहलवाया जाए, तो ये अर्थ संकोच हो गया उसके साथ। उनका उम्र नहीं हो रहा था जल्दी से एमएलए बनने के लिए, तो उनकी उम्र के बारे में कुछ इंतजाम किया कि भाई हाँ, अब फिर वो जो है फिर किसी चेयर को वो माननीय अध्यक्ष महोदय करके एड्रेस भी करे, है ना। आप देखिए कितना तो बहुत कठिन है। विजय कुमार सिन्हा तो हार सकते हैं ना ये, लेकिन इनका मतलब अंदाज न सिर्फ निराला है बल्कि पुराना भी है। एक बार इनकी 2020 की एक रैली थी जिस पे बड़ा विवाद भी हुआ था, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि जो लालू का माई समीकरण है ना, MY समीकरण, उसको वो और थोड़ा उसका देशज रूप माई बोल देते हैं, माता वाला माई, तो माई समीकरण है, तो उसके सामने एनडीए का बाप समीकरण है। तो ये जो तुलना थी ना, इसको मतलब लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि आप अगर उनके वोट बैंक को, मुस्लिम यादव को माई कह रहे हो, और अगर बाप किसी को कह रहे हो अपने वोट बैंक को, तो क्या आप अगड़ों को बाप बता रहे हो। और ये बड़ा
वाहियात जुमला है, मतलब बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की बहस में। तो पुराना हाँ, इतिहास अंग्रेज इसको, अमेरिका वाले इसको, यूके वाले इसको पीजे कहते हैं। हाँ, 3 ताल में भी हम लोग हंस सकते थे इस पे, लेकिन ये बात हमारे यहाँ की जो इनके जो नाम होते हैं, एक था अजगर, याद है? हाँ, लवकुश समीकरण भी लवकुश है वो कुर्मी कोयली वाला। हाँ। एक है अजगर, अजगर मजगर, कैसे था बीमारू, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत, ऐसा कुछ था। हाँ, यही था, अजगर समीकरण था। एक बहुत मशहूर था वहां पे गुजरात में, अगर याद हो तो, अमर सिंह चौधरी के टाइम का, खाम समीकरण है ना, उसमें ट्राइबल्स थे। हाँ, तो एक छोटा सा ब्रेक 3 ताल में ले लेते हैं, और उसके उस पार जो है वो होली है, होली की बात। वाह वाह, होली होली का अष्टक शुरू हो चुका है। मका भाई, मौसम्बी का रस और कदी गन्ने का रस, पर रसों में रस है बतकही का रस। पर भैया ये बतकही के हो? तन्ने बकी और हमने सुनी। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट ना सुने तन्ने? रे किस्से हैं, ज्ञान की बातें हैं, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, पर थम तो या ना वीडियो में बड़े रही हो, आंखें फुटेंगी तेरी जल्दी। ज्ञान और मजा दोनों एक ही जगह। कान में लगाइए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट, aajtak.in/radio। सुनता है सारा जहां। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। You are listening to आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं 3 ताल, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। स्पॉटिफाई या गूगल या एप्पल पॉडकास्ट पर जाइए या जियो सावन पर जाइए, और वहाँ भी आप 3 ताल अगर सर्च करेंगे तो हम तक पहुँच जाएंगे। और वहाँ एक सुविधा अभी आपके पास है कि आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो जो भी नया एपिसोड आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ताऊ, होली में बात करते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं होली में, और होली एक वो त्यौहार है जो हमें थोड़ी छूट देता है, मतलब कीचुल उतारने का एक मौका देता है, तो जिसमें अपने मित्रों से थोड़ी सी अशिष्टता की भी आज़ादी है। और मित्रों से ही नहीं, वैसे भी, हाँ, अपने ज्येष्ठों से भी, और गले पड़ने वालों को गले लगा सकते हैं। आपके लिए मतलब होली, और गले लगाने वालों को गले पड़ सकते हैं। आपके लिए होली की क्या मेमोरीज हैं? होली की ये थी कि अब पहले की होली और अब की होली में एक डिसिप्लिन आ गई है आजकल, और एक पोलाइटनेस भी आ गई है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हालांकि ये इसके कारण है, उसमें भी मैं जाऊंगा और उस पर बाबा बहुत अच्छे से तरीके से बात कर सकते हैं। पहले की होली में परमिशन वाली बात नहीं थी। आजकल परमिशन वाली बात पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है कि कोई सड़क पे चल रहा है या कोई बिना उसकी मर्जी के रंग, कोई दूसरे जेंडर का है ना, तो आप बिना मर्जी का रंग नहीं लगा सकते। आपको होली में पूछने वाली बात नहीं होती थी, क्योंकि वो समाज अलग था। वहां जिनको लगती थी होली में, किसी को बुरा भी लग जाता था बाय द वे, इसलिए वो लाइन भी थी कि बुरा ना मानो, क्योंकि होली है। फिर उसका फायदा लोगों ने उठाया। फिर ऐसे लोग, जैसे कि अभी हमें टीवी पे ऐड दिखाए जाते हैं कि कैसे एक बच्चा टोपी पहने हुए क्लियरली दिखता हुआ वो मुस्लिम है, स्कल कैप पहना हुआ है, और एक बच्चा है जो कि सफेद कुर्ते, और वो झिझक रहा है उसको रंग लगाने में। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर ईद में भी ऐसे ऐड, बड़े अच्छे ऐड है, इनके विचार मन में अच्छे होते हैं, पर वो दूरियां बढ़ाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम अब 2 हैं, अलग हैं, अब एक नहीं है। हमारी होली में ये सब नहीं था। हम बिल्कुल सहज होकर किसी को भी, रंग तो छोड़ो, कीचड़ लगा सकते थे। अब वो अच्छा था या बुरा था पता नहीं, पर हमने उसको कभी भी किसी हिंसा में, किसी वाद विवाद में तब्दील होते हुए तब नहीं देखा। हो सकता है अगले को बुरा लगे, पर उसको भी ये पता था होली है और ये बच्चे हैं। एक तो होली वैसी, दूसरी हमारी होली थोड़ी सी हुड़दंगी होली होती थी। तो मैं ये शहर की जो होली है और आज अभी की जो संभ्रांत होली है, जिसमें कि स्विमिंग पूल में रंग डालकर और लोग शराब पी रहे होते हैं और उसमें एक दूसरे को फेंकते हैं। 7 प्लेट होती हैं, 7 रंग होते हैं। हाँ, वो
बहुत अबीर जो है वो ऐसे बिखरा होता है। हमारी जो होली होती थी वो हुड़दंगी होती थी। उसमें हम क्या, एक आदमी ढोल बजाता, बाकी के हाथ में झाल होता था, और वो लोग चलते थे, होली गाते थे, और वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे लोगों को अपने घर में पकवान, उसके बाद सौंफ, सुपारी, इलायची, पान, सिगरेट और बीड़ी, ये सब की थालियां होती थी, उनको ऑफर करना पड़ता था। हर आदमी तो एक दूसरे के घर वालों का टोला है। हाँ, तो पुरुष वो बंगले पे आते थे, मतलब बरामदे तक आते थे, और वहां पे बैठ के गाते थे। तो जितना गाओ उतना खाना मिलेगा, और पुआ पकवान ये सब होता था। और महिलाएं जो है वो महिलाओं की अलग टोलियां होती थी, वो मैंने देखा, वो सेग्रीगेशन टाइप का था। पुरुष अपने जान पहचान के महिलाओं से होली खेल सकते थे। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे गांव में चले गए और किसी महिला को रंग डाल दिया, वो सब शायद पारंपरिक तरीके पे नहीं होता था। पर मुझे ये होली गाने वाली प्रथा बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, और उनके साथ लगे होते थे, हमें गीत बहुत आते थे, और होली में थोड़ी सी अश्लीलता होती थी। पर इतना जान लीजिए, उसमें भोंडापन नहीं होता था। भोंडापन और अश्लीलता में बहुत पतली लकीर होती है, पर थोड़ी सी अश्लीलता ले आते थे, थोड़ी ऐसी चीजें लाते थे जो बच्चों के लिए ना, बच्चों को वयस्क बनाती थी। थोड़ी सी और समझ आई, थोड़ी सी और समझ आई, और वो सांस्कृतिक रूप से बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए होता था। इसलिए हम इंतजार करते थे इस दिन का, क्योंकि बाकी पर्व में ना बच्चे बड़े सबके बीच का एक गैप होता है। बड़ों को हालांकि हम शुरुआत उनके पैर से करते थे, उनके पैर पे थोड़ा सा रंग डाल के, और फिर वो दंगा, है ना, तो वो चीजें खत्म हो गई। अब क्या हो गया है कि मैं सुबह सफेद कुर्ता भी पहन लूं, कुछ दिनों से मैं होली बनाता नहीं, वो कि मैं, ये होली है कि मैं मतलब प्यार से नॉक करूं, दरवाजा खोलें, मैं उनको कहूं होली की शुभकामनाएं, है ना, छोड़ो यार मत करो यार। तो वो है, बदल गया है। तो बाबा तो खैर होली के रंग में नहीं, मैं ताऊ ने जिस भाग का जिक्र किया, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। और हम लोग के यहाँ गाँव में 20,000 की आबादी वाले गांव में सबसे पहला भाग का टोला हमारे घर से उठता था, जब तक हमारे बाबा रहे, हमारे बाप रहे। अब पता नहीं उस भाग का क्या है। मेरे ख्याल से 21 साल से मैंने अपने घर की होली नहीं मनाई है, लेकिन होली मनाई है भाग में। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा खोल करके, लेकिन पुनरावृत्तियों का, और मतलब एक लाइन को लेकर के और उसको घंटों तक बिल्डअप करना, है ना, लहिगा 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 रे लहिगा 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 रे लहिगा 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 वा लहिगा रथ बैठाई, रथ का निरखत जात जटाई, लहिगा रथ बैठाई, रथ का निरखत जात जटाई, आई 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 लहिगा रथ बैठाई। ढोलक मंगवा लेते हैं। सोचिए एक प्रसंग है, सीता को रावण लेके गया है, और इसको आधा 1 घंटे तक भांग की टेर और पान के कल्ले के सहारे गाया जा सकता है, केवल इस एक लाइन को। एक लाइन और कमाल होती थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। सुख शनिचर मंगलवार, सुख शनिचर मंगलवार, अब ये चल रहा है भांग की टेर में, आप यही गा रहे हैं 45 मिनट तक, केवल एक लाइन कर रहा है, सुख शनिचर मंगलवार। कव्वालों को शर्मिंदा करते, नाच के कंपटीशन। होली के बारे में लेकिन मुझे कुछ रंगीन किंतु गंभीर बातें कहनी, और बिना किसी भी नारीवादी से, पुरुष या महिला से माफी मांगे बिना। एक तो ये कि मुझे लगता है कि इससे बेकार कोई विचार नहीं है, और जिससे मैं पूरी तरह से असहमत हूं कि दिवाली सभ्य समाज का पर्व है और होली हरामियों का पर्व है। ऐसा ही इंटरप्रिटेशन आज के समय में दिखाई देता है। वर्जिन मैरी को सेलिब्रेट करने वाली सूझ होली को बताती है कि वो अजीब सी है, वो गंदी है, वो परमिशन नहीं लेती है, वासेपुर की तरह परमिशन लेनी चाहिए, तब रंग लगाना चाहिए। दरअसल होली आपके 365 दिन के व्यवहार वर्तनी में एक दिन औपचारिकताओं से निकल करके सकारात्मक रूप से खुलने का दिन है, जिस दिन कोई औपचारिकता नहीं हो, और आप अपने टोले मोहल्ले के लोगों के बीच होते थे। तो ऐसा नहीं है, शहरों का गठन बदला है इसलिए होली विकृत हुई है,
क्योंकि शहर में टोले, पटीदार, पड़ोसी, ये चैन बंद हो गया। और इसीलिए जो ताऊ कह रहे हैं ना कि बेल बजा करके, हाय कैसे हैं शर्मा जी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, कैसे हैं, अच्छा आप नहीं खेल रहे हैं, अच्छा अच्छा ओके ओके, आइए तो बियर पीते हैं टेरेस पे, मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ ना, ये टेरेस पे बैठ के बियर पीते हैं, मतलब व्हाट द एफ, है ना। तो ये वाली जो होली है ना, ये होली दरअसल होली है नहीं। होली दरअसल सकारात्मक रूप से समाज को खोलने का, अभिव्यक्ति का, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक उच्छृंखल व्यक्ति रहता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो अनुशासन और मर्यादाओं को तोड़ना चाहता है। बालक, वो बालक रहता हाँ, है आपके अंदर। वो बच्चा हमेशा अवहेलना करना चाहता है, उसको एक अवहेलना का पर्व मिलता है, यू आर फ्री टुडे, लेकिन पॉजिटिवली फ्री रहो, ये हमेशा कंडक्ट, और वो पॉजिटिवली ही फ्री हो पाता था। अपभ्रंश हर जगह है, लेकिन अपभ्रंश बाकी 364 दिन भी हैं, वो ऐसा नहीं कि केवल होली के दिन हो रहा है। तो होली के दिन कुछ ऐसा होता है जो बाकी दिन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो होली मुझे लगता है, मेरी सूझ में, और इसीलिए मैं होली को महापर्व मानता हूं, क्योंकि होली के दिन समाज में, और जिस तरह की होली हम देख के बड़े हुए, वो भेद को खत्म करती है। आपको पता नहीं चलता कि आपको रंग लगाने वाला मुसलमान है, अहीर है, बैकवर्ड है, ट्राइबल है, उम्रदराज है, छोटा है, रिक्शा चलाता है या कंपनी का मालिक है, आप सबसे बराबर से मिलते हैं। दिवाली सिर्फ और सिर्फ संपदा, लक्ष्मी, संपत्ति का व्यक्तिगत रूप से या अपने संकुल में, अपने घर में, अपनी चौहद्दी में बैठ करके प्रकटीकरण है, शो ऑफ का पर्व है। और होली से ज़्यादा खुला, डेमोक्रेटिक, जो विष्णु और शिव का फर्क है, वही होली और दिवाली। यहाँ पे जो बाबा ने बात की वो मैं मिस करके कैसे, वो एक दिन था जो गांव का जो समाज होता है ना, उसमें जाति की दीवारें बहुत गंभीर होती हैं, टोले होते हैं, एक संकुल होते हैं अपने अपने सबके, एक ही बहुत बड़ा गांव हो तो भी तो अलग अलग छोटी बस्तियां होती हैं। हाँ, लेकिन वो एक दिन था जिसमें आप एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाते थे, सहज व्यक्ति और व्यक्ति के कि कौन है आप, आपका हु, मतलब आपका मैं और उनका मैं खत्म हो जाता था, और वो भी हु होते थे, आप भी हु होते थे, और बिल्कुल वो अलग। तो दूसरा कोई रंग का, ये जो है ना, ये जो नया ड्रामा है, जो त्योहार आपको इनफॉर्मल करता रहा है, आपने उसको कैसे औपचारिक बनाया है। ने 7 तरह की तश्तरियाँ, उनमें 7 तरह के रंग, है ना, स्विमिंग पूल, ये वो कटर पटर, ये स्वांग जो है ना, इसमें आत्मा नहीं है, या आत्मा रहित आयोजन है। तो इसलिए मैं इनको होली नहीं मानता, और इसलिए मुझे लगता है कि होली की जो खूबसूरती है, उसके फ्रीनेस में, उसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो एक ईमानदारी आपके अंदर के इंसान को भी दुरुस्त रखती है, आपके अंदर का जो मानस है उसको भी दुरुस्त रखती है, और आपके अंदर के बालक को भी जिंदा रहने देती है। दूसरा क्या है होली को लेकर के, कि हम लोगों ने जो देखा है, और जिस तरह की होलियां हम लोग अपने गली मोहल्ले की याद करते हैं, कि केवल रंग का ही मामला नहीं है। आप ये देखें कि एक पूरी की पूरी जो अभी जैसे ताऊ ने कहा कि जाति का मामला है, केवल जात नहीं, क्लास का जो मामला है, वो भी वहां पे डी क्लास होती है। अगर आपको होली का मजा लेना है तो आपको चौराहे पे आना पड़ेगा भाई साहब, घर में घी के 100 दिए जला करके, और आप होली का आनंद नहीं ले सकते हैं। आपको आना पड़ेगा चौराहे पे ही, और चौराहे पे राम आश्रय भी है, हेतराम भी हैं, अफजल भी हैं, फलाने अंसारी भी हैं, छुट्टन भी हैं, इब्बन भी हैं, ढुल्लन भी हैं, नब्बन भी हैं, है ना, बड़े मियाँ भी हैं, छोटे लाल भी हैं। हर किस्म का करेक्टर है, हर एज का करेक्टर। जलेबी भी मिल सकती है। हाँ, इमरती जलेबी सब आ गए, सब अगर सही तरीके से साड़ी पी लिया हो तो गाली देते हुए बाहर। अच्छा, दूसरा क्या है कि होली में एक चीज और है कि केवल मिलना ही नहीं, मिल के जो संवाद है उसमें भी भाग के टोले जा करके लोगों के घर के सामने उनकी थोड़ी चुटकी भी लेते थे, उनसे मौज भी लेते थे, और उनके साथ में मतलब उनका सम्मान भी करते थे। तीनों तरह की चीजें थी। तीसरा क्या है, स्वांग। होली का जो स्वांग है उसको हम माइनस नहीं कर सकते। आप राधा बन रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आपने भेष बनाया है ना, आप मेहरिया बने हुए हैं कि आप आदमी बने हुए हैं, है ना, तरह तरह के स्वांगों में आप हैं, आप खेलते हैं, खुलते हैं।
आप जब तक नहीं खेलते हैं तब तक आप खुलते नहीं, और होली सेलिब्रेट नहीं की जाती थी, होली खेली जाती थी। खेली जाती थी। तो ये एक कमाल की चीज है। और मुझे लगता है कि एक तरह का नशा, एक तरीके का रंग, एक तरह का की उपस्थिति, बहुत सारी चीजों से निकल करके ये एकीकरण जो है ना होली का, फ्री छोड़ना, फ्री स्टाइल हो जाना कभी कभी, ये बहुत आनंद की चीज है। एकदम डिसिप्लिनेरियन परिवार, हाँ एकदम जो कड़क कड़क लोग होते हैं ना, वो भी देखते थे कि उनका बेटा जो है मुंह में पान इतना भरे हुए है, और उनको पता था कि पान किसको छुपाने के लिए खा रहा है, लेकिन उनको ये पता था कि आज होली है, आज कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो आता था उसको बोलते थे नहा लो ठीक से और आराम करो थोड़ा, यही होता था डायरेक्शन। हाँ, ये जरूर है कि महिलाओं के पक्ष को नहीं छुपा सकता है कि कई बार ऐसा हुआ है और हमेशा होता रहा है कि होली का बहाना ले करके गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से रंग लगाना, ये सारी चीजें रही हैं। लेकिन इससे होली के पूरे मैसेज को आप खत्म नहीं कर सकते, इससे होली के टोटल कंट्रीब्यूशन को आप माइनस नहीं कर सकते। तो वो एग्जिस्ट करेगा, ये आपके उस इंडिविजुअल के कंडक्ट की प्रॉब्लम है। अरे जब कोई आतंकवादी घटना होती है अगर, तो कहते हैं ना कि वो कोई भी सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, है ना, या कोई भी सच्चा हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, वो तो हिंदू है ही नहीं, वो मुसलमान है ही नहीं, ही कांट बी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता। होली खेलने वालों क्या कहते हैं, हुरियारा, हुरियारा को होली खेलने वालों के लिए जो शब्द है कि हुरियार आए हैं खेलने, हुरियार आए हैं, हुदंगी आए हैं, ये सब सारे तो एक वो सच्चा तो यही है, हाँ वो हो नहीं सकता। जो आदमी इस तरह के जो गलत फायदा उठाता था किसी लड़कियों को छेड़ने के रिश्ते होते हैं, बाय द वे, सबको नहीं छेड़ा जाता, होली में भी सबको नहीं छेड़ा जाता। आप भाभी से मजाक करते हैं, हाँ, तो वो छेड़ने के भी रिश्ते होते हैं। पर ये क्या है, ये जो लोग अपनी जड़ों से उठ करके यहाँ आ गए हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके रिश्ते भी नहीं है वैसे, तो यहाँ पे और होली में एक तरफा छेड़ना नहीं होता है, महिलाएं पुरुषों को जो छेड़ती है उसके ऊपर कभी बात ही नहीं होती है ना। तो डिफेंसिव जो है ना, लोगों के खड़े हो गए हैं, अपनी अपनी दीवारें लोगों ने यहाँ पे खड़ी कर ली हैं, ये परिधि है, इसके अंदर नहीं आओगे, उसके अलग वो अलग मजबूरियों से हुआ है। पर होली में जो वहाँ पे भी बाय द वे, जहाँ पे मतलब मैंने बचपन में होली देखी है, या छोटे शहरों में या गाँव में, वहाँ पे भी कुछ लोग होते थे 1%, पर वो माना जाता था कि वो ऐसे कीड़े तो हर जगह पाए जाते हैं, वो होली के दिन हो या होली के बाद, वो तो घूमते रहते हैं, कई जूता भी खाते हैं होली के बाद, 2-3 दिन बाद। तो ये होली की प्रवृत्ति और प्रकृति पे बात की, अभी हमने आगे ना इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे, इसके जो जरूरी वो है, पर ये बाबा की स्पेशल, हाँ उधर ही जाए। पर एक कविता है अवधि की, और क्या मुझे बहुत सही लगी वो कविता। कवि का नाम मैंने इससे पहले नहीं सुना, के मिश्र उनका नाम है, पर क्या बात है। कविता का शीर्षक है समझो होली नंगचाए रे, सर्दी के दिन बीत गए, सूटर कंबर सब तिड़ी भय। अब देखिए तिड़ी भय कितना अच्छा इस्तेमाल तिड़ी भय मतलब गायब हो गए, तिड़ी, हाँ लोरिस तिड़ी, ये सब एक जैसे शब्द है। सर्दी के दिन बीत गए, सूटर कंबर सब तिड़ी भय, कोयरा तापैते पिंड छूट, अब सूरजौ दादा सीध भय, सूर्य दादा सीध हो गए। खरही माँ पिलवा कुल बुलाए, मैं अर्थ भी बता दूंगा। खरही माँ पिलवा कुल बुलाए, समझे होली नगचाए रही, यानी कि अलाव जो है वो तापने से पीछा छूट गया, सूरज दादा सीधे हो गए, कोने में पिल्ला कुलबुला रहा है, समझो होली नजदीक है। दिन थ्वारा थ्वारा बड़ा भवा, दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है। मौसम माँ गर्मी बढ़ई लाग, ख्यातन माँ मटरा नाच नाच, अरसी के गर्मा पड़ी लाग, पछियाओ बयरिया सुरसुराए। यानी कि पछुआ हवा जब सुरसुराने लगे, गर्म हवा, हाँ, पछियाओ बयरिया सुरसुराए, समझो होली नगचाए रही। और सरसों पीली, पीले कंदइल, पीले गेंदा और अमर बेल, तो ये सारे फूलों के नाम है, गेंदा अमर बेल। चहुरंग बसंती महक उठा, लरिका बगियन माँ करई खेल, जब पियर पपीता पुल पुलाए। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं। जब पियर पपीता पुल पुलाए, समझे होली नगचाए रही। और आखिरी है कि आलू नित बैंगन दादा संग, गोभी के संग अठिलाए रहे, सेहत का अपनी धरव ध्यान, भिंडी का ही समझाए रहे, भाजिनमा कीड़ा गुज गुजाए। मतलब सब्जियों में कीड़े आए, भाजिनमा कीड़ा गुज गुजाए, समझे होली नगचाए रही। एक आखिरी ये है कि नए पात पहिरे की खातिर, यानी कि नए पत्ते पहनने की वजह से
पेड़ों में पतझड़ हो गया उसकी बात। नए पात पहिरे की खातिर बिरवनमा पतिझारु भवा, है यही बात जही के कारण सबका राजा मधुभास भवा। ठूठौमा कल्ला रुग रुगा, कल्ला मतलब कि ठूठ में हरियाली, कोपल के फूटने लिए लगी। शब्द कल्ला है। कल्ला ठूठौमा कल्ला रुग रुगाए, समझो होली लग जाए रही। के मिश्र की कविता है, मुझे पता नहीं, काश ये अभी क्या बात है, हो, क्या मुझे बात है। इनसे हालांकि मुलाकात को मिले। हम अभी भी ये मानते हैं कि होली पे कलम तोड़ने का काम नजीर अकबर आबादी नहीं हाँ, किया, अरे तो है ना। जब वही लेकर बैठे। हाँ, एक सिरे से गुलाबी आंखें हैं और तो देख हाथों पा रहे में हैं। पिचकारी हो, हाँ। हाँ? कुछ पढ़ दीजिए यही हाँ, पे। थोड़ा सा, रंग भरी थोड़ा सा। पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हूँ, तब देख बहारे होली की, जब फागुन रंग जमकते हो। और एक तरफ दिल लेने को महबूब भौइयों के लड़के, हाँ, हर आन घड़ी गत फिरते हों, कुछ घट घट के कुछ बढ़ बढ़ के, कुछ नाज जतावें लड़ लड़ के, कुछ होली गावें अड़ अड़ के, कुछ लचके शोख कमर पतली, कुछ हाथ चले कुछ तन फड़के, कुछ काफिर नैन नटकते हों, तब देख बहारे होली। क्या बात है। क्या हो। एक ये है कि जूलियस नहीफ दहलवी साहब हैं कि हमसे नजर मिलाइए होली का रोज है, क्या बात है। तीरे नजर चलाइए होली का रोज है, बढ़िया शराब पिलाइए होली का रोज है, खुद पीजिए पिलाइए होली का रोज है। और जो बात आप कह रहे थे, पर्दा जरा उठाइए होली का रोज है, बेखुद हमें बनाइए होली का रोज है, और संजीदा क्यों हुए मेरी मूरत को देखकर 100 बार मुस्कुराइए। क्या बात है, होली क्या का बात रोज है। क्या बात है। तो आप जो कह रहे थे कि होली के इंग्रेडिएंट्स क्या होने, मतलब होली की प्रकृति प्रवृत्ति को समझा होने, होली को कैसे समझें इसको समझा, लेकिन होली को मनाएं कैसे, या वो लोग जो 4 तरीकों से मनाते हैं कोई 5वां तरीका अपने में शामिल कर ले, क्या क्या तरीकों से मनाई जा हाँ, सकती? मुझे लगता है कि होली को जो हम लोग का मनाने का तरीका है, मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अपने पारिवारिक परंपरा की, तो उसके अनुरूप मैं बात बता रहा हूँ जो ट्रेडिशन से आता है। हालांकि हम लोग उस ट्रेडिशन से बंध के तो लाइफ स्टाइल जीते नहीं हैं, तो लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि ये चॉइस का मामला है। अगर आप उसी ट्रेडिशनल संकुल को वापस ला करके और कभी इसको याद करना चाहें, क्योंकि अगर आप मैकडी की तरह होली मनाएंगे तो ठंडी बियर और 1 प्लेट रंग के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो और वो होली है नहीं, क्योंकि वो होली आप कभी भी खेल सकते हैं। इसमें सीजन का, ह्यूमन बिहेवियर का, क्रॉप का, इन सारी चीज़ों का एक मेजर रोल है। आप इसको इस तरह से समझें कि पतझड़ आ गया है, हवा में थोड़ी सी गर्माइश और थोड़ी सी नमी, एक भ्रम की हवा होती है जो रात में ठंडा रखती है और दिन में चुभने लगती है, पछियाओं चलने लगता है। इसी पछियाओं के सहारे फूल सरसों के सूख के मुरझा के गिरते हैं, फलियों में सरसों के दाने आते हैं। इसी पछियाओं के सहारे गेहूं की लाख तैयार होती है खेत में, हरे गेहूं की बालियां सुनहरी होने लगती है ना। तो इस पछियाओं का असर आदमी के शरीर पे भी उतना ही पड़ता है। होली के लिए मैंने बताया था कि कैसे बसंत पूजा से ये सब कुछ शुरू होता है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, होलिका दहन के जितने भी किस्से हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक रिचुअल है, और लोग अगर करना चाहें तो करें। होली का एक अनिवार्य हिस्सा है उबटन। होली के टाइम खेलने से पहले जाड़े से निकल करके आखिरी आग ताप करके आप एक नए किस्म के सीजन में एंट्री कर रहे हैं। ड्राई स्किन निकलती है इस वक्त सर से लेके पैर तक लोगों को, मौसम चेंज होने की वजह से। तापी हुई त्वचा जो जगह जगह से कोयला में जली हुई है, उससे आपको निकलना होता है। इसलिए सरसों का, चिरौंजी का या चोकर, आटे, बेसन, इस तरह की चीज़ों का बुकुआ कहते हैं हमारे। हाँ, बुकुआ, सरसों का बुकुआ। तो बुकुआ, उबटन जो भी है उसको लगाएं। परंपरा ये रही है कि घर के सारे लोग जिस दिन होली जलेगी उस दिन सारे लोग, और होली का मेन त्यौहार रंग वाले दिन नहीं है, होली का मेन त्यौहार दरअसल होलिका दहन के दिन है, जो उसका रिचुअल वाला हिस्सा है। उस दिन पक्का खाना ही बनेगा, क्योंकि मकर पे आपने कच्चा खाया, खिचड़ी पका के खाई, और बसंत पूजा पे भी आपने खिचड़ी ही पकाई। ये पूरे के पूरे मेनोपॉज के बाद में, विंटर्स के पहला अवसर है जब आप, शिवरात्रि के बाद जब आप पक्के खाने को सेलिब्रेट करते हैं। तो कच्चा खाना कुछ भी नहीं बनेगा,
सारी चीज़ें पक्की बनेगी। तवा नहीं चढ़ेगा, कुछ उबाला कढ़ाई नहीं चढ़ेगी। चढ़ेगा, कढ़ाई ही चढ़ेगी। और उसमें दही बड़े, मालपुए, फुलौरी, ये गुजिया, शाही बड़े, कांजी की तैयारी, तरह तरह के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ हैं। पापड़, चिप्स, नमक पारे, शक्कर पारे, भांति भांति की कचरी चावल की तो लोग जानते भी नहीं हैं, है ना। आलू का छल्ला, आलू के चिप्स, बाद किस्म के पापड़, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो कड़ाही चढ़ेगी होलिका दहन के दिन, वही पकेगा। घर में सब लोग उपटन करेंगे और उपटन की सारी मैल उतारी हुई देह से वो सब एक जगह इकट्ठा की जाएगी। उसको बांध के किसी एक चीज़ में उसको आग में डाल के आएंगे, इस मैसेज के साथ कि मौसम के और जीवन के सारी व्याधियां, रोग, दुख, संताप आज हम कलेक्टिवली अपने से उतार करके इस आग को समर्पित करते हैं और ये सारे दोष यहाँ से जल के नष्ट हो जाए। तो होली का एक कंपलसरी रिचुअल जो है वो बुकुआ उपटन है। दूसरा एक है वेलकमिंग द क्रॉप। होरा बहुत मस्ट है होली में, भूंजना, और इसलिए तकवैया लगती थी कि खेत में हमारे मनई ना आए जाए, क्योंकि हर आदमी को 3-3, 4-4 मूठ गेहूं चाहिए काटा हुआ, और चना या गेहूं दोनों काट करके उनको मूंज से ही वहीं पे उसी की स्टेम से बांध करके पैरे से, और फिर उसको आग में भून करके वो घर आता था। तो वो जो पहला गेहूं है, जो पहला चना है भुना हुआ होली की आग में, वही होली का प्रसाद होता था। तो वो मूंज के हाथ पे रगड़ के उसको फिर खाया जाएगा कि भाई लेट्स सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ न्यू क्रॉप, हमारा फसल तैयार हो गई। इसको बैसाखी वाले भी यही करते हैं और होली वाले भी ये करते हैं। तो इस तरह से नए क्रॉप का वेलकम होता है। और उसके बाद में जो तीसरी चीज़ है वो है अगले दिन के खेल की। लेकिन उस खेल से लेकर के जो पहले का पूरा है, आप ये देखिए कि पाक शास्त्र में भारत में जिन सबसे खास चीज़ों का हम दम भरते हैं कि नहीं ये डिशेस हैं, होली की रात उन सारी डिशेस की रात है। तो होली पे कोई काउंट नहीं है कि आप कितने पकवान बनाएंगे, कोई काउंट नहीं है, और एंडलेस काउंटिंग है। आप कुछ भी बना दीजिए वो होली का हिस्सा माना जाएगा। तो होली का कोई एक चीज़ नहीं है, मीठा चटपटा कैसा भी। तो कई रेसिपीज ऐसी हैं जिनको कि आप साल में रिपीट ही तब करते हैं जब होली आती है। बहुत सारी रेसिपी, जैसे गुजिया यहाँ बहुत लोकप्रिय है होली में। हमारे यहाँ गुजिया was one of the पकवान। हाँ, अच्छा, उसका कोई होली के लिए कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं था कि स्पेसिफिक होली है। हमारे यहाँ गुजिया के सबसे ज्यादा तो मालपुआ और ये हम लोग की तरफ ड्राई फ्रूट्स वाली बहुत सारी चीजें तली हुई जिसमें ड्राई फ्रूट्स हों। तो ये है। तीसरा है कि केवल यही नहीं है कि आपको अपना चमड़ी से चीज़ों को उतार देना है, आपको रंग के लिए तैयार होना है। तो उपटन के बाद में नई त्वचा पे तेल लगता था। तेल लगाना, कड़ूक लगाए कि नारियल? कड़ूक तेल लगा लियो, घी से मालिश कर लियो, नारियल का लगा लियो। हमारे यहाँ तो कड़ूक तेल वो रंग के लिए तैयार होना था, रंग जो है रंग के लिए तैयार होना है, चोखा हो जाएगा। क्योंकि आपने, और ये परंपरा केवल होली की ही नहीं है, आप देखिए शादियों में भी जब दो अलग पानी और हवा के वासी, एक स्त्री और एक पुरुष जो अलग अलग तरह की वाटर और एनवायरमेंटल हैबिट्स के हैं, उनकी बॉडीज को भी मिलने से पहले तैयार किया जाता है। हल्दी की रस्म एक बहुत सिग्निफिकेंट रस्म है शादी से पहले, है ना। आपको दो शरीरों को मिलने के लिए प्रिपेयर किया जाता है उसमें। तो हल्दी से वो पूरा एंटीसेप्टिक हो जाता है पहले, तो सैनिटाइज किया जाता है उनको। तो होली में भी ये है कि फिर तेल लगेगा, आंखों में काजल लगेगा ताकि अबीर को वो बाहर रोके, वो उसको रेटिना तक नहीं जाने दे, है ना। तो आपकी ये, आप यहाँ पे एक सीमा रेखा बांधते हैं, सर में आप खूब पेल के तेल लगाते हैं, और बाज लोग खुशबू वाला तेल लगाते हैं। तो चमेली का, बेला का, है ना, कद्दू का, इस तरह के तेल लगा करके और अपने आप को ड्रेसअप करना है। इत्र का इस्तेमाल, ताकि आपको खुशबू। मुंह में पान, इलायची और लौंग एक कंपलसरी आइटम है होली की ऑफरिंग की, जो आपको किसी और त्योहार में नहीं मिलेंगी। तो खुशबुओं के साथ, है ना, और नएपन के साथ में लगता है कि आप एकदम
सेमल के फूल की तरह, एकदम लाल पलाश के फूल की तरह आप खिल के आ रहे हैं। मेरे घर में सिगरेट सिर्फ उसी दिन आती थी, मतलब पैसे दिए जाते थे कि अच्छा तो सिगरेट ले आना 2 डब्बे। कैप्स्टन के ला के रखते थे उसमें थाली में। तो ये और शराब का इन्होंने जिक्र बेशक किया, और शराब होली पे चलती भी है, लेकिन होली से ज़्यादा करीब जो अवध की दहलीज है या जो यूपी की होली है, जहाँ पे की होली का एपी सेंटर है। हालांकि होली पूरे देश में मनाई जाती है नॉर्थ इंडिया में, और हिंदी भाषी पूरे हिस्से में मनाई जाती है। राजस्थान वाले कहते हैं कि हमसे बढ़िया होली मना के दिखाओ। इंदौरी भी यही दावा करते हैं, लेकिन इंदौरी हर चीज़ पे दावा करते हैं, मैं उनको सीरियस नहीं लेता। ये कल्ले और कल्ले वाला मामला हो जाता है। पान लेकिन अच्छा खाते हैं वो। मध्य प्रदेश में सब कुछ थोड़ा मध्य सा होता है। हाँ, मध्य से वो प्रदेशी है मध्य, लेकिन यूपी का क्योंकि ब्रज यहाँ है और बनारस यहाँ है और अवध यहाँ है, तो होली फिर काशी के नियते वाली स्थिति हो जाती है ना, कि हमसे बेहतर का करें। हाँ, तो ये तीनों की तीनों, अब इनका तीनों का आप मतलब अवध से राम और ब्रिज से तो आप मतलब एक मसाने की होली, एक ब्रिज की होली। हाँ, दो तो, और अवध की होली वाजिद अली शाह की होली, खुसरो की होली, निजाम की होली। आज रंग है से बढ़िया होली और क्या हो सकती है। मतलब जो लोग होली को क्रिटिसाइज, मुझे गानों पे भी बात करनी है इसके बाद कि कौन से होली पे गाने कौन से सुने हो। तो चलने तो छुट्टा, अभी तो चल रहा। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि याद रहे। आज अगर हम लोग तीरथ नहीं करते तो होली पे ज्यादा बात करते हैं। तीरथ जो है ना, होली तीरथ के खिलाफ है। फागुन रंग, अरे बहुत ये फागुन रंग दिखावत है, ये आवत है, ये जावत है, ये तीरथ है कि रावत है। जो आवत है वो रावत है, जो जावत है वो भी रावत है ना, और ऊपर बैठा है रावत है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ना, कि कैसे आप अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे आप उस पूरे मोड में आ रहे हैं, ये कमाल की चीज़ है। और एक चीज़ होली की वो ये है कि अकेला फेस्टिवल है जो खाने को, सेलिब्रेशन को, म्यूज़िक को, डांस को, सटायर को, कॉमेडी को, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत शैव है करेक्टर में, है ना। दिवाली के गीत नहीं है ना, तो वो कोरल्स होते हैं क्रिसमस में, हाँ कैरोल्स होते हैं, लेकिन उनमें रंग नहीं। उनका एक ही रंग है, ये लाल रंग, है ना। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि ये कब हमें छोड़ेगा। बंगाल छोड़ दिया है, क्रिसमस नहीं छूट रहा है ना। वाजपेयी जी उसी दिन पैदा हुए, लेकिन अभी भी हम मरियम के बेटे को बना रहे हैं, तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई। तो ये जो है ना, ये जो बहुलता है, ये जो स्कोप है होली का। और मैं आपको बताऊं, होली के दिन 3 बजे से मैं दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि 1 साल प्रतीक्षा के बाद में होली आएगी, और आएगी कि नहीं आएगी। तो हर बार मैं ये इस वितंडावाद में चला जाता हूँ, हम होंगे या ना होंगे। हाँ ना, कि चमन में चल के बैठो और सुराही जाम मंगवाओ, पियो भर भर के सागर तुम भी और हमको भी पिलवाओ, गले लिपटो हमारे और हमें हंस हंस के बोसे दो, अजंता फिर खड़ी है सर ऐ दिलदार सुनते हो। न ये चूल्हे न ये धूमें, और धूमें कहाँ से आया है, धूम मचा रखी है वहाँ से। न ये चूल्हे न ये धूमें न ये चर्चे बहम होंगे, मियाँ एक दिन वो आएगा, न तुम होगे न हम होंगे। क्या बात। और हम जो है वो एक है कि कैसी रही तुम्हारी होली, कैसी रही तुम्हारी होली, तुमको देख लिया हमारी होली। वो है ना वो कि हमारी दीद हो जाए तो हमारी ईद हो जाए। एक होली का गीत हमारा लिखा हुआ है, अरे जो भाग शैली का, आने दीजिए ना। तो और वो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी था अपने टाइम में, है ना। गीत पॉलिटिकल ही होते। गीत चतुर्वेदी के अलावा। और होली का गीत अगर पॉलिटिकल हो तो उसमें जो टिकल होता है वो TICKLE वाला टिकल। हाँ, वो होली टिकल होना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल। बढ़िया। तो वो है कि फगुनवा में रंग रस यस बरसे, रंग रस बरसे चुनर रंग बरसे, फगुनवा में रंग रस यस बरसे। क्या बात। और ये मनमोहन सिंह के टाइम पे लिखा था।
मोहन पे बरसे मन मोहन पे बरसे, सरकारी दोहन पे शोषण पे बरसे। वाह। अरे होरी है होरी निकर आ तू घर से, फगुनवा में रंग रस यस बरसे, फगुनवा में रंग रस यस बरसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके बहुत अंतरे थे, लेकिन अंतरा माली की तरह इसके अंतरे भी गायब हो गए हैं, तो अभी याद नहीं है। लेकिन होली के दिन याद आ जाता है भांग पीते ही। हाँ। और वही ठीक है। हाँ। कि उसी दिन याद एक दिन आना चाहिए। तो मतलब ये कि कोई अभिनव प्रयोग होली के साथ किए हों, ये तो वो हैं जो करने चाहिए, पर आपने अपने होली के खेल में कोई एक दो नई चीज़ें जोड़ी। तो वो आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप मतलब आपने देखा हो कि कोई यार होली एक नई चीज़ करता था और वो मेरे साथ रह गई, मतलब मैंने नहीं अपनाया पर मैंने देखा कि वो बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी। ऐसा कोई खान पान में, परिधान में, संगीत में ऐसी कोई अद्भुत चीज़ नहीं हुई, क्योंकि होली बहुत अद्भुत चीज़ों से भरी होती थी पहले की होली। तो मैं उसमें से किसी को चुन नहीं सकता कि ये इसमें कुछ नया था या इसमें कुछ अलग था, क्योंकि होली में एक तो हम आधे नीम होश होते थे और आधा तो खैर होली में ऐसी रंगत होती है लोगों की कि वो होली खेली इसलिए जाती है कि आप अगले दिन को याद न रखें। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब वह सचमुच सेलिब्रेट कर रहा होता है तो वो जिंदगी को भूल जाना चाहता है। इसलिए खुशी के लिए हम शराब पी लेते हैं या कुछ भी बहाना ढूंढते हैं कि हम सिनेमा देखने चले जाते हैं 3 घंटे, क्योंकि हमें ये जिंदगी याद ना रहे, है ना। होली वो दिन है इसमें आप सचमुच अपने आप को याद नहीं रखते। दिवाली में क्या होता है कि दिवाली की तस्वीरें होती हैं, दिवाली की इंस्टाग्राम पे जाते हैं सबसे पहले, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। होली में ऐसा कुछ याद रखने लायक, मैं होली में फोन लेके आप जा ही नहीं सकते, भीग जाएगा ना। बहुत जरूरी है कि वो ना जाए। लेकिन मैंने देखिए होली खुद में एक प्रयोग मैंने देखा, ये बाबा करते हैं जो कि शहर में होली को पुराने ढंग से जीना चाहते हैं, या इनकी वो तड़प है, वो जो छूट गया है उसको कम से कम एक दिन बटोर कर अपने खुद को गले लगा लेते हैं। क्या करते हैं आप? तो ये पान लगाकर खुद खिलाते हैं लोगों को। अच्छा। हाँ। तो मेरा होली जो है दिल्ली में मैं 20 साल से हूँ, और होली के दिन मेरे पास 100-150 लोग आते हैं। इस बार शायद वो अनुशासन टूट जाएगा, लेकिन अभी तक वो अनुशासन बना रहा। और होली के एक दिन पहले से मैं खाना पकाना शुरू कर देता हूँ, और ये सब तरह के पकवान जो खाटी ऑथेंटिक अवधि हैं मैं घर में अपने हाथों से तैयार करता हूँ 100 लोगों का खाना पका करके। मतलब आप सोचिए कि कितनी मात्रा में गुजिया, पूरियाँ, कचौड़ी, दही बड़े, छोले, बाद किस्म की लुटपुटी और झूरी सब्जियाँ, गुजिया, नमक पारे, ये सारी चीज़ें मैं खुद बनाते हैं। तो मेरे लिए होली बहुत ही टायरिंग काम होता है। और होली के दिन सवेरे गोश्त, पुलाव और ये सारी चीज़ें भी पक रही होती हैं। होली के दिन का अनुशासन यही है कि मैं अभी भी वैसे ही उपटन एक दिन पहले लगाता हूँ। होली जलने वाली जगह कम दिखती हैं और वहाँ पे जा कर के फेंक के आने में मेरी अब कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं उपटन का संस्कार अभी निभा रहा हूँ। घर आए लोगों को इत्र से नहलाना, टेसू के खूब सारे फूल मैं खरीद के लाता हूँ सदर बाजार से। 5 किलो 10 किलो फूल, उनको बड़े बड़े ड्रामों में बनाना। बाज किस्म के फलों का शरबत, जैसे पिछले साल हमने फालसे का शरबत बनाया था, और करीबन 40 लीटर शरबत। फालसा इज द ट्रूएस्ट फ्रूट। हाँ, तो कमलम नहीं है। हाँ, तो वो कमलम नहीं है। तो उसका शरबत हमने बनाया। होली पे काजल लगाना, मालिश, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। पान की सुपारी कत्था घर में तैयार करते हैं, चूना घर में तैयार करते हैं। बाद किस्म के किमाम, चटनियाँ, खुशबुएँ, इलायची, लौंग, बड़े पानदान, किमाम वगैरह भी बनाते हैं। किमाम बनाते नहीं, किमाम लाते हैं बाबा का। लेकिन ये सारे इंतजाम, सुपारी अपने हाथ से 1 किलो 1.5 किलो काट करके उसको रात भर भिगो के तैयार करते हैं सरौते से। और वो भीगी हुई सुपारी, देसी पत्ता, मगही पत्ता, सौंफिया पत्ता, 3 किस्म के पत्ते, पूरी की पूरी भेली। कोशिश ये होती है कि बनारस से शिवगंगा से पान आ जाए पत्ता, तो वो पान का पत्ता मोस्टली बनारस से आता है। भांग बनारस से आती है। ठंडाई घर पे तैयार करते हैं, करीबन 50 लीटर ठंडाई बनाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाते हैं किसी को, चाय कॉफ़ी
नहीं पिलाते हैं। शराब उस दिन लोग अगर पीनी है तो पी के आइए, यहाँ नहीं मिलेगी, वो वाला अनुशासन रहता है। चौकी पे बैठता हूँ, अपने हाथ से सबको पान लगा के खिलाता हूँ, मुंह में डालकर एकदम, मतलब जैसे पान का जो जर्दा खाना है, मीठा खाना है, सादा खाना है ना, तीखा खाना है। और एक ही दिन है जिस दिन ये कहते हैं कि किलोरी खाया करो गुलफाम, जबान काबू में नहीं रहती है। और दूसरी चीज ये है कि नज़ीर से ही होली की सुबह शुरू होती है मेरी। तो जगने के बाद जो मैं पहला काम करता हूँ वो नज़ीर को लगाता हूँ। तीसरी चीज़ है कि होली के दिन सोने समय तक, और वो बहुत रात में होता है, मैं केवल और केवल संगीत सुन रहा होता हूँ और गा रहा होता हूँ। तो सुनना बहुत कम है, गाना बहुत ज़्यादा है। और उसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, होली के अपने गाने, इन सब चीज़ों को मिला करके और उस तरह से उसको हम सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश बस इतनी है कि होली को जो चीज़ें पिछले हम 500 साल पहले की कहानी नहीं जानते हैं, 1000 साल पहले की कहानी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी रिकॉर्डेड चेतना में या पिछले 100-200 साल में जो चीज़ें होली के साथ बंधी रही हैं, उनको कम से कम मैं संभाले रहूं, मैं वो मैगडी होली में ना फंस जाऊं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि होली के इर्द गिर्द है। रंग भी मैं खुद तैयार करता हूं, सदर बाज़ार जा करके मेवे की और रंग की खरीदारी करता हूं। मैं इस वीकेंड से बेचैन हूं। आपने पूछा था शुरुआत में कि आपने वीकेंड में क्या किया। मैं इस वीकेंड से बेचैन हूं कि ये जो अगला वीकेंड आ रहा होगा, अब जो इतवार है वो होली है और सोमवार को रंग है। तो कोरोना का समय है और ना मैं मेवे खरीदने जा पाया हूँ ना रंग खरीदने। आज मैं बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा ठंडाई के लिए बहुत सारा सामान, और मंगा करके फिर उसको भिगोना, पीसना, प्रोसेस करना, वो सारी चीज़ें मुझे अब शुरू करनी है। मरे हुए हाथी के पास भी दांत तो होता ही है, तो घर में इस वक्त भी मेरे पास कम से कम 6-7 किलो रंग तो पड़ा ही है। अच्छा, रंग की परख के लिए मैं सदर खुद जाता था, और सलाई को कैसे परखते कैसे हैं? रंग की परख ये है कि वो आपसे कहेगा कि ये रंग पक्का है, लेकिन उसमें सिवाय रेत के कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप पूरी डिब्बी पलट देंगे। तो हमारा एक ही है कि एक जो आल पिन होती है, जिससे आप 2 कागज कार्बन के साथ लगाते थे, कीले वाली, उस पिन को जरा सा आप रंग में डालिए, सूखे रंग में, और उसको अपनी हथेली पे, किसी एक हथेली पे पोंछ दीजिए, जरा सी लकीर जैसा मार के आएगा। और फिर उसको अंगूठे से रगड़िए बगैर पानी के। अगर आपका अंगूठा और हथेली चटक हो गए तो रंग पक्का है, वरना रेत है, उस पर पैसा लगाना थूकना है। ये बड़ी सही चीज बताई। तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर नाखून पे सबसे छोटी उंगली के आपने रंग उठाया है और उसको आप लोटे में फेंक दें और लोटे में तल्ला ना दिखे, तो भी वो रंग पक्का है। तो पानी से भरा लोटा स्टील का, अगर नाखून भर छोटी वाली उंगली का उठाया हुआ रंग उसमें गिराने पे वो तल्ला दिखना बंद हो जाए, तब भी रंग पक्का है। ये 2 चीजें हैं। सही है। एक चीज मैं केवल कहना चाहता हूं इस बार की होली के लिए, कि कोरोना ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस बार दिया है होली के लिए। एक लगभग मर चुकी हुई चीज और परंपरा को कोरोना से शायद पुनर्जन्म, पुनर्जीवन इस होली में मिल सकता है। वो है होली से पिचकारियों का गायब होना। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग से रंगने के लिए सूखे नहीं गीले रंग चाहिए होंगे, और पिचकारी से बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग किसी और चीज से नहीं हो सकती। वो है कि जो अभी गजल थी ना, उसी के थे 2 मिस हो गए थे कि यूं तो तमाम उम्र सताया है आपने, लिल्लाह न अब सताइए होली का रोज है, और बच्चे गली में बैठे हैं पिचकारियां लिए, बच बच के आप जाइए होली का रोज है। लेकिन संगीत जो आप सुबह आपने बताया कि वहाँ से शुरू होता है, और क्या क्या सुनते हैं? जैसे एक गिरिजा देवी का है कि कैसी होली मचाई।
शोभा गुट्टू का तो सुनते ही हैं। शोभा गुट्टू तो सुनते हैं। क्या क्या और मतलब छन्नूलाल की वो उसके बाद छन्नूलाल दिगंबर खेले फसाने नहीं, लेकिन और भी गाने और कृष्ण के बहुत सारे गीत छन्नूलाल जी ने बहुत अच्छे गाए हैं, है ना। फिर उसके बाद में हम आते हैं, जैसे जैसे नशा चढ़ता जाता है, और नशा केवल भांग का नहीं होता है, नशा होली का होता है, उस दिन का होता है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता है वैसे वैसे ये चीज़ें शिफ्ट होती हैं सूफी संगीत की तरफ, और उसमें खुसरो आते हैं, आज रंग है, और उस तरह से हम पूरे उसमें जाते हैं। लेकिन उससे भी मैच्योर होकर जानते हैं कहाँ जाते हैं? निर्गुण में। कुमार गंधर्व अंतिम विजेता होता है, और फिर निर्गुण जो है वो 3-4 घंटे चलता है, और उसमें लखनऊ आकाशवाणी से सुने हुए निर्गुण, उमरिया मोरी बीती जाए सजनवा घर ना आवे मोर। प्रभाष जोशी 2 लोगों के बहुत बड़े प्रशंसक थे, एक सचिन तेंदुलकर, कुमार गंधर्व का कीड़ा मुझे प्रभाष जी ने ही कटवाया था अपने घर में। फूल की थाली में भुनी हुई मूंगफली खिलाते हुए निर्वाण बिहार वाले घर में। मैं इस वाले में गया था, वसुंधरा वाले में गए, लेकिन पहले वो उधर रहते थे। हमसे बोले कि पंडित तुमने कुमार गंधर्व को सुना है? हमने कहा सुना है, लेकिन फिर से सुनो। मैंने कहा नहीं, हम BHU में भी सुनते थे। कहा नहीं, फिर से सुनो, बहुत दिन पहले सुना था, फिर से सुनो। तो फिर उन्होंने हमको ये कहा कि ये वाला सुनना, ये वाला सुनना, ये वाला सुनना। हमको पता लगता था कि इतना आदमी कितना केयर का लिए रहता है। कुमार गंधर्व के लिए जो शुरुआती परसेप्शन था टेर वाला ही कितने टेर तो हमको टेर में काहे रहते हैं ना, कुछ चीजें प्रेम से क्यों नहीं कह सकते? इंटिमिडेट कर देते हैं वो शुरू में श्रोताओं को। अच्छा, कुमार गंधर्व से कई लोगों का विराग इसलिए भी शुरुआत में रहता है क्योंकि वो क्या गा रहे हैं उसको समझ पाना मुश्किल है। हाँ, वही बहुत कठिन हो जाते हैं शब्द। हाँ, उसके शब्द पकड़ पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो वो ये एक लाइन कहते थे वो कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का कुमार गंधर्व है, और कुमार गंधर्व संगीत की दुनिया के सचिन। मैं पहली बार प्रभाष जी से असहमत होना चाहता हूँ। मुझे बता, मैं चाहता हूँ कुमार गंधर्व का मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि होली के दिन कि तुम्हें मैं संभाले रहूं, मुझे मैं संभाले रहे। क्या सही बात। ये दोनों किकबंदियां लिखनी पड़ेगी, मिस ना हो जाए कहीं। फिर भूल जाता हूँ मैं कुछ। मुझे तो ये लगता है कि कुलदीप, होली पे इतनी बात तुमने आज बगैर पान मंगवाए, डब्बा खुलने की आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना, ये इसके लिए तुम पे महाभियोग चलना चाहिए। डब्बा खुलने की आवाज रिकॉर्ड हो गई। तो अब ये बहुत लंबी अनंत चर्चा हो सकती है। न्योता वाले श्रोता की ओर बढ़ जाते हैं, उसमें कोई चर्चा नहीं है आज, सिर्फ एक नहीं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि आप लोग इस बार जब होली मनाएं तो, क्योंकि महानगरी वाली जो भीड़ जमात है उसके लिए ये है कि कोरोना का संकट मुंबई, पुणे, पंजाब, राजस्थान में भी थोड़ा बहुत, लगभग पूरे देश में और होली खेलने वाले पूरे हिस्से में फैल चुका है। महानगरों में खास तौर पे प्रकोप बहुत है, इसलिए अगर पुश्तैनी पिचकारियाँ पड़ी हों तो उनके वासर ठीक करा लें, नहीं तो नई पिचकारियाँ कितना ऐसा हो गया वासर ठीक कराए बहुत, है ना, कराते थे हम लोग वासर। और अगर वो ना हो तो अंगूठे वाली झुरझुरैया जो होती थी, जो बाद में नाइयों की दुकान में बाल भिगोने के लिए इस्तेमाल होती रही, उनमें भी वासर चेंज होता था। 20 आने का तब, अब पता नहीं कितने का। तो उनको आप किसी भी बियर की या शराब की बोतल में आराम से फिट कर सकते हैं और उससे रंग खेल सकते हैं, और वो बहुत बढ़िया होती है। दूर से ही रंग डारियो श्याम, कोरोना भइलवा। ठीक। तो न्योता वाले श्रोता में इस बार जो चिट्ठी आई है, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है अपनी तरफ से, तो ठीक है, आज समय भी नहीं बचा, सिर्फ चिट्ठी है, लेकिन उसको मैं पढ़ता हूँ। और चिट्ठी उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई है, डॉक्टर प्रफुल्ल राय ने लिखी है। उन्होंने शुरुआत की है जय हो से, जय हो पकड़ लिया इन्होंने, जय हो इन्होंने तीनों को बोला है। और फिर कहा है कि गुरु, बड़े दिन बाद कोई चौचक बैठकी सुनने को मिली, पता ही नहीं था कि 19 बैठकी बिना मेरे सुने ही पूरी हो गई। उन्होंने ये 19वां एपिसोड सुनने के बाद ईमेल किया था। आज हम लोग 23वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस भसड़ वाली दुनिया में 3 ताल वैसे ही है जैसे मई की लू में शिमला वाला हवा का झोंका। पाणिनी बाबा को सुनकर बिरला हॉस्टल के चेतक चबूतरा की याद आ गई। वाह वाह वाह। ये कौन सा बिरला हॉस्टल, बनारस? हाँ, बिरला हॉस्टल का इन्होंने जिक्र करके वैसे ही छोड़ दिया है जैसे SIS और SL का जिक्र करके JNU वाले छोड़ देते हैं। बिरला हॉस्टल दरअसल चबूतरा, हाँ,
बिरला हॉस्टल दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा छात्रावास है, जिसको कि संभालने के लिए जो वहाँ की आपराधिक और संख्यात्मक जो चुनौतियाँ थी उनसे निपटने के लिए उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। बिरला आ जिसमें कि ग्रेजुएशन के छात्र रहते हैं, बिरला बा जिसमें कि शोध के छात्र रहते हैं, और बिरला सी जिसमें कि पीजी के स्टूडेंट रहते हैं। मैं बिरला सी में मैं बिरला सी में सब चंगा सी। हाँ, तो मैं बिरला सी और मैं 80। हाँ, तो इन्होंने वही बनारस में तो वो भी है ना, 80 घाट। तुझे कौन 80 घाट? मैं गोदौलिया ये तुसी हाट 80 घाट। तो चेतक चबूतरे पे बैठ के बहुत हमने आरा से भोजपुर से आई हुई सुरती बना के खाई है, और पनामा सिगरेट बगैर फिल्टर वाली वहाँ पे बहुत फूकते थे। तब 5 रुपए की पीस अभी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो तब भी था लेकिन अभी भी है। हाँ। जैसे चेतक चबूतरा भी था और अभी से आगे बढ़ते हुए हम लोग फोटो नहीं दिखा पा रहे, चबूतरे की तरफ चलते। तो इन्होंने आगे लिखा है कि कमलेश ताऊ को सुनकर लगता है कि जैसे मेरा कोई सीनियर ज्ञान पेल रहा है। अरे भगवान, मेरी अगर ऐसी छवि है तो मैं आगे से कोई ज्ञान की बातें नहीं करूंगा। हालांकि मुझे कभी कभी शक लगता है इस बात पे कि मैं कहीं ज्ञान की बातें तो नहीं कर रहा, बट पेलना शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने हालांकि ब्रैकेट में भी कुछ लिखा है, एक लाइन उससे पहले लिखी है कुलदीप सरदार को सुनना अच्छा लगता है, फिर ब्रैकेट में लिखा है कुछ ज्यादा हो गया, स्माइल बनाई, इमोजी बनाई है। वाह। कुल जमा मतलब ये है कि ये बैठकी मेरी सारी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है, जैसी है वैसी ही जारी रखिएगा, न 19 न 20। अब आते हैं आपकी रेडियो वाली व्यवस्था पर। गुरु सब तो ठीक है, पर ज़रा संख्या विस्तार देने की ज़रूरत लगती है। आपका समाचार पॉडकास्ट की संख्या अगर बढ़ जाए, सप्ताह के 7 दिन आने लगे, तो मज़ा दोगुना हो जाए। आपका श्रोता। भाई उनको आप बताएं कि वो हमारा दिन भर और आज के दिन ज़रूर सुने। ये नहीं, उसी के बारे में कह रहे हैं, वो हफ्ते में 5 दिन आता है, सोमवार से शुक्रवार। ये अच्छा सुझाव है, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो 2 दिन है, सैटरडे और संडे, कई लोगों के पास ज्यादा टाइम होता है और उस दिन कोई ताज़ा एपिसोड नहीं मिलता। ठीक है, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इन्होंने अपना परिचय लिखा है नीचे। डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी, RMPPG कॉलेज। अरे साहब, गुरुजी गुरु है, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। तो सवाल नहीं छोड़ा इन्होंने, अगर छोड़ते तो उस पर भी बदकही हो जाती। आगे कभी लिखिएगा तो सवाल भी लिखिएगा। और नहीं, सवाल वो कैसे पूछ सकते हैं? वो बिरला हॉस्टल के चेतक चबूतरे में बैठे हैं, वो जवाब देने के लिए बने। सवाल तो लोग पूछेंगे उनसे। और भाई साहब, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसीलिए है कि वहाँ उत्तर ही मिलता है। प्रश्न आप आज तक रेडियो, आप प्रश्न जो है आप radio@aajtak.com पे भेजा करें। हाँ, उत्तर जो है उत्तर प्रदेश से हम अवश्य देंगे। उत्तर प्रदेश सभी जो अच्छा, ये वही भी शुक्र है। अच्छा, एक ये ऐलान आज हमको करना है अगले हफ्ते के लिए कि 3 ताल के समय में, कि जब भी सोमवार को आता है, इसमें थोड़ा बदलाव, क्योंकि अभी भी कई लोग ट्विटर के अदर मैसेजेस में ये मैसेज मेरे पास कभी पड़ा होता है, कभी वो लोग संडे को वेट कर रहे होते हैं, शायद वो क्लैरिटी नहीं है कि कब आएगा 3 ताल। हम लोगों ने ये तय किया है ताऊ कि अब इसको हम लोग शनिवार को रिलीज कर देंगे, है ना? बहुत अच्छा है ना? हमें भी थोड़ी सी डिसिप्लिन आ जाएगी। अभी जैसे करना पड़ता है तो हम सोमवार को कर ही रहे हैं, है ना? तो उससे ये होगा कि आपके पास पूरा वीकेंड होगा। अगले हफ्ते की तरफ देख कर तो मैं तुरंत कहूंगा कि शनिवार को ही रिलीज कर दो, क्योंकि संडे और मंडे आपको तो मतलब संडे मंडे बहुत बिजी है। मैं उस दिन यम का काम भी नहीं करता हूँ। अभी इंतजार कर। तो मतलब अगर मतलब शुक्रवार तक व्याकुल नहीं होना है, शनिवार को आपको, और उनके पास संडे को आराम से टाइम भी रहेगा। लेकिन मेरा प्राध्यापक महोदय से एक अनुरोध है, इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर आप मैं सुन रहे हैं और आपने 19 नहीं सुने हैं, लेकिन आप जब भी चाहें तो पीछे जाके सुन सकते हैं। चंदा मामा जैसी ही रुचि है इन सारे पिछले एपिसोड्स में। ये कभी पुराने नहीं होते। ये घर में सहेज के रखी गई चंपक हैं, नंदन हैं, बालहंस हैं। इनमें दोबारा ज़रूर जाएं। और आप प्राध्यापक हैं, ऐसे कई सारे बिंब जो हम यहाँ पे वापस कुरेद के लाना चाहते हैं। हम आधुनिकता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम आनंद से निकले हुए भी नहीं हैं। अपनी चीज़ों को अपने साथ लिए चल रहे हैं। आनंद की गठरिया खोपड़ी पर रख
सुख के सागर में हम दुख से जूझ रहे हैं। आप भी अपने जीवन के या अपने क्षेत्र के, अपने कार्य क्षेत्र के अनुभवों के बारे में, दृष्टांतों के बारे में, कुछ ऐसी विचित्र घटनाओं के बारे में, जरूरी नहीं कि प्रश्न ही आए, इस तरह की चीजें किससे भी सुना सकते हैं, किससे भी भेजें। छोटी छोटी बातें ही मिल करके बड़ी सूझ, बड़ी समझ बनाती है। छोटे छोटे लोग ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ऑकवर्ड साइलेंस। ठीक है, तो इंतजार फिर अगले, मतलब ये वाला तो आपको आय हाय ठीक है, तो ये आज आखिरी सोमवार है जब 3 ताल आ रहा है। अगली बार से हर शनिवार आपको ये मिलेगा, और ये जो इंतजार है, ये वाली जो व्याकुलता है वो प्रसन्नता देगी। बिल्कुल। होली पे कम से कम आप सभी श्रोता एक वीडियो ना बनाएं जिसमें म्यूजिक बजता है कि पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। मैं उस होली के इंतजार में भी हूँ जिसमें कि अमिताभ बच्चन का गाया हुआ एक गाना, 2 गाना एक्चुअली 3 गाना ना हो पर इतना ना हो। बहुत ज्यादा ही है। नहीं, मेरा एक अनुशासन है वैसे इस मामले में कि कम से कम उनका गाना नहीं चलता है मेरी होली की दावत में। पहला वाला तो ठीक है, ये दूसरा वाला जो है ना, 3 लोगों पे मेरा एक है लेट्स प्ले होली। अच्छा, वो बहुत ही बढ़िया गाना है। एक अनु मलिक साहब ने भी गा दिया है। इन लोगों का योगदान नहीं चाहिए था होली में। ये तो है, इसलिए हमने कुछ सुझाव छोड़ दिए हैं, और कुछ आप अपने गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करके और भी खोज सकते हैं। तो गिरजा देवी और बालेश्वर यादव को सर्च कीजिए, उनके कुछ गाने आपको मिल जाएंगे। होली के लिए बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे हम लोगों के बचपने में, है ना। वाह खिलाड़ी, वाह 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 खिलाड़ी, वाह वाह जोगीड़ा। अच्छा, जोगीड़ा जो है उसका मेंशन नहीं हुआ है। जोगीड़ा नए जो लिखे जाते थे हर साल के माहौल के हिसाब से। बनारस में एक पैम्फलेट भी छपता था, अखबार छपता था, वो जो बहुत ही गलत परंपरा थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक प्रति है, कभी कहीं से आया था, और वो बहुत ही गलत परंपरा थी जिसका चलते रहना चाहिए। हमारे देश में बहुत कुछ गलत चला जा रहा है, एक बार सही, पर वो चलते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो बड़े बड़े महान व्यक्तियों के साथ जो है होली खेली जाती थी प्रिंट में, इन ब्लैक एंड व्हाइट। वो बहुत ही अच्छी चीज थी, है शायद अभी भी हो रही है। और जोगीड़ा जो लिखे जाते थे समसामयिक विषयों पे, अभी के राजनीतिक विषयों पे, सामाजिक विषयों पे, और जोगीड़ा तो बहुत एक काव्य शैली ही है वो, जोगीड़ा सारा। तो सारा सुनते रहिए आज तक रेडियो, और 3 ताल में अगले हफ्ते मैं फिर ले आऊंगा ताऊ और बाबा को। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।